अब देखिए जो नेक्स्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। अब आपका वेव चैप्टर शुरू हो रहा है 11th क्लास का, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो सबके लिए वैलिड था। ईएम वेव, वेव्स और ईएम वेव तो ही है ना, ये वाला वेव और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इन सब में वो वैलिड था। अब आते हैं हम एक्चुअली में वेव के क्लासिफिकेशन पे। तो देखो क्लासिफिकेशन ना बड़े अलग अलग टाइप से की होती है, उसमें से हमने दो ही याद रखनी है। उसमें से पहली है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब तो एक मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक यहाँ लिख देता हूँ। तो बड़ा कुछ याद नहीं रखना, आपने एग्जाम्पल टाइप याद रख लेने। एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा। मैकेनिकल वेव्स का मतलब होता है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। ओके, लाइक स्ट्रिंग वेव, स्प्रिंग वेव, और साउंड वेव, ठीक है। तो ये वो वेव्स हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दीज वेव्स नीड्स मीडियम। नॉन मैकेनिकल में ऐसा कुछ नहीं है। नॉन मैकेनिकल में आते हैं जैसे ईएम वेव्स। ईएम वेव में ही आता है लाइट, ठीक है। तो इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। मतलब मीडियम में भी चलती हैं ये, ऐसा नहीं कि मीडियम में नहीं चलती। मीडियम में भी चलेंगी और वैक्यूम में भी चल पड़ेंगी, लेकिन मैकेनिकल वेव्स नहीं चलती। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं, आपने ऐसे याद रखना है। सेकंड क्लासिफिकेशन देखो, अब है ऑन द बेसिस ऑफ, अब है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, अब है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ऐसी ना बड़ी सारी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। लेकिन उसमें से यही जो दो टाइप हैं वो थोड़े से अच्छे हैं और याद रखने लायक हैं। तो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। इसमें जो सबसे पहला आता है, अभी हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो इसी के हिसाब से पढ़ना है। फर्स्ट वन इज, इसी में पहली मतलब, तो इसमें जो पहली होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव जो आपको दिख रही है ना नीचे ऐसे चलती है, मीन्स साइनोसॉइडल वेरिएशन होते हैं उसमें। और जैसे मतलब ट्रांसवर्स वेव आपने ऑलरेडी देखी होगी। फॉर एग्जांपल एक पाइप है ये, और आप इस पाइप को पकड़ के झटका दोगे तो इसमें जो वेव चलेगी वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि देखो वेव में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल मूव नहीं करना चाहिए ना, मतलब पार्टिकल वेव के साथ नहीं जाएगा। तो होगा क्या, अगले स्टेप में यहाँ से पार्टिकल उड़ेगा थोड़ा सा और ऐसे चल पड़ेगा। अगले में पार्टिकल थोड़ा और आगे चल, वेव आगे चल जाएगी, मतलब एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रही है एक टाइप से। तो हर एक टाइम पे ना अलग अलग पार्टिकल मूव हो रहे हैं। इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो एल थी। यहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा है, इसमें ये पार्टिकल ऊपर गया, इसमें फिर ये पार्टिकल नीचे आ गया, फिर और वहीं पे रहा। लेकिन इस पार्टिकल को देखो, ये यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। और फिर उससे भी अगले वाले में ये और ऊपर चला गया। तो कुछ इस टाइप से ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है। मीन्स वेव क्या कर रही है, एक्चुअली में पार्टिकल्स को ही नचा रही है ना, पार्टिकल्स को ऊपर नीचे मूव करवा रही है। अब देखो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ऊपर और नीचे। जैसे आपने मान लो बेडशीट झाड़ी होगी कभी, या कोई कंबल झाड़ा होगा, तो मान लो ब्लैंकेट पड़ा हुआ है ऐसे, तो ब्लैंकेट को झाड़ोगे तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके वेव्स जैसी चलती हुई दिखाई देती है ना। तो ये वही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना होता है, ट्रांसवर्स वेव में आपको याद रखना है कि वाइब्रेशन के बेसिस पे ना, तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं। मीन्स ये जो वाइट कलर की दिख रही है आपको, ऐसा समझो कि ये पार्टिकल्स की एक वायर थी, इसको हमने झटका दिया तो ये पार्टिकल ऊपर चला गया, थोड़ी देर बाद ये नीचे आ जाएगा, उसके बाद और नीचे चल जाएगा, ऐसे करके। तो मीन्स पार्टिकल यहीं डिस्प्लेस करता रहेगा, ये हम लिखते हैं वाई। ओके, और ये जो वेव आपको आगे चलती हुई दिख रही है, जैसे एनर्जी अभी यहाँ पे हाईएस्ट वाली है, यहाँ पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाली है, तो ये जो इस तरफ को मूव कर रहा है वो हम लिखते हैं अंदर। अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ जो आप माइनस ऑफ के एक्स लिखते हो वो ये होता है, और जो वाई लिखते हो वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है। जैसे ये अभी ये वाला पार्टिकल सबसे नीचे, अभी ये वाला पार्टिकल सबसे ऊपर है, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर है, फिर ये वाला पार्टिकल बीच रास्ते में है, ये बीच रास्ते में, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो याद रखना वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऊपर और नीचे होती है, और प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट देखो। अच्छा, नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द propagation of waves। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है। तो इसको चलता हुआ हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए अभी बस आपने ये याद रखना है कि दिस इज कंप्रेशन, यहाँ पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं सब के सब। ये है रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ठीक है, एक बार वापस दोबारा देख लेते हैं इसको। तो इसमें हमने देखना ये होता है कि हमें पता है ना वेवलेंथ होती है, एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखो ये है टाइम पीरियड, एक साइकिल के खत्म होने का टाइम पीरियड। तो एक साइकिल यहाँ पूरी हो रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो टाइम जो लग रहा है ना वो इस डेढ़ वेव को चलने का जो टाइम है वो है 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड है ना, ये 1 + ½ तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव आई, 1 सेकेंड में आई 1.5 cycles. This is your frequency. So frequency is 1.5 hertz. तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी विच इज 1/1.5 विच इज 2/3 वगैरह वगैरह 0.6666 इतने सेकेंड्स। ओके, तो ये एक वेव का टाइम आ गया, एक साइकिल का। तो ये जो टाइम पीरियड निकाला है वो एक साइकिल का है, जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो तो फ्रीक्वेंसी है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी साइकिल्स गिन लो, 1 सेकेंड में इतनी ही आएगी। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही होता है। यहां पे जब मेजर करेंगे तो अच्छा, इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोल देते हैं ट्रफ। ओके, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। तो एक आर से लेके अगले आर तक इसको बोल देंगे 1 वेव, तो मतलब 1 लैम्डा। ऐसे ही एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक इसको बोल देंगे लैम्डा। इसी की टाइमिंग को बोल देंगे टाइम पीरियड। तो ये मैं यहां लिखना भूल गया, पिछले वाले में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 लैम्डा, मतलब एक वेव की जो लेंथ होती है उसको लैम्डा बोलते हैं। तो अगर यहां आप एक्स लिखोगे तो लैम्डा लिख देना, अगर आपने यहाँ टाइम लिखा तो टाइम पीरियड लिख देना। याद रखना एक्स एक्सिस पे आप जो शो करोगे आपको वही यहाँ नीचे भी शो करना है। ठीक है, टाइमिंग लिखोगे तो टाइमिंग शो करना ग्राफ में, और अगर एक्स लिखोगे तो वेवलेंथ शो कर देना। तो फिलहाल इसमें तो कोई ग्राफ है नहीं, तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, तो इसको भी आपने उसी की इक्वेशन में लिखना होता है। तो ये बन गया आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको अभी याद क्या रखना है, आपको याद रखना है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, और इसमें वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव।
ठीक है, पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स कहीं पे भी दिखाई देगा ना तो उस पर परपेंडिकुलर टाइप की कोई चीज होगी, उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज ऐसे। तो ये जो आपको रेयर फैक्शन में आपको ये जो दिख रही हैं लाइन ऐसे लगाई हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पार्टिकल इकट्ठे हो गए इसका मतलब वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, मींस सारे पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ खाली हो गए, फिर वापस आएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद यहाँ रेयर फैक्शन आ जाएगा, यहाँ कंप्रेशन हो जाएगा। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। पार्टिकल एक ही जगह वाइब्रेट करेगा, यहां से आगे जाएगा, टकराएगा, वापस आ जाएगा, तो एनर्जी ट्रांसफर कर दी उसने। तब तक फिर वो अगला वाला अगले को ट्रांसफर करेगा, अगला अगले को, अगला अगले को, ऐसे होता है। तो ये हम कहीं और देखेंगे जहां विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें बोला है कि जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी एक वेव है, वो राइट साइड को जा रही है। ठीक है, आपको ये पूछा हुआ है कि बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ये सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी में हर जगह पार्टिकल होंगे ना, तो जैसे मैं एक पार्टिकल को ऊपर करूंगा तो वो अगले के साथ अटैच होता है, तो वो भी ऊपर आ जाता है, फिर अगला भी ऊपर आएगा, अगला भी ऊपर आएगा। तो ऐसे करते करते ना एक वेव बन जाता है, पैटर्न ऐसे, इस टाइप का। जैसे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे वैसे ही यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पूछा ये है कि मोशन वेव का राइट साइड को है, तो आपको बताना है इन पार्टिकल्स की नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होगी, या अभी इनकी वेलोसिटी क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखो अभी तो आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे बता सकते हो? एक और आसान तरीका होता है इसको बताने के लिए। आसान तरीका ये है कि इसको मैं बना देता हूं। ये देखो, आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे व्हाइट वाला जो था वो क्वेश्चन था, उसमें आपने एक वेव उस तरफ बनानी जिस तरफ आपको मोशन बोला है। जैसे मान लो अभी तो बोला था कि राइट साइड जा रही वेव है ना, अगर बोला होता लेफ्ट साइड जा रही है तो आपने एक वेव इसके लेफ्ट साइड बना देनी थी, इसी की फोटोकॉपी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये ऐसे आएगी, शुरुआत यहां से करनी है और यहां खत्म कर देनी है। तो चलो वो वाला केस तो है नहीं, अभी बिल्कुल सिमिलर होता है, बस अभी आप देख लेते हैं। तो एसएचएम एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको ये चीजें दिख जाएं सामने। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब हमने देखना है कि पार्टिकल्स कौन कहाँ जा रहा है, किसकी वेलोसिटी क्या है। तो देखो ये जैसे ही आप डायग्राम बना दो ना, ये येलो वाली जो डायग्राम है ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, मतलब फिर वेव यहाँ पहुंच जाएगी। इसका मतलब जो पहला पार्टिकल है वो नीचे पहुंच जाएगा, जो सेकंड है वो भी नीचे आएगा। तो पूछा होता है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी और किस तरफ होगी। ठीक है, तो याद रखना ऊपर है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, पहला पार्टिकल नीचे जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी, और ओरिजिन पे है तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2, नीचे आ रहा है नेगेटिव वेलोसिटी 3, 3 भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है नेगेटिव वेलोसिटी। लेकिन देखो 4, 4 कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो 4 की वेलोसिटी पॉजिटिव। 5 को देखो, 5 ऊपर जा रहा है, अभी इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, अगले स्टेप में मैक्सिमम नहीं रहेगी, फिर कम होती जाएगी ना, पता है ना आपको एसएचएम। तो एसएचएम में क्या होता है, ऐसे चलता है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ओके, और ऊपर जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाती है, नीचे भी जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो धीरे धीरे कम होती जाती है, कम 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 जीरो, कम 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 और जीरो। ठीक है, तो याद रखना ये 1 देखो नीचे जा रहा है, 2 भी नीचे जा रहा है, 3 भी नीचे जा रहा है, 4 ऊपर, 5 ऊपर, 6 भी ऊपर जा रहा है, 7 भी थोड़ा सा जस्ट चला ही है, 8 जो है वो नीचे जा रहा है, 9 जो है वो नीचे जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किसकी वेलोसिटी अभी कितनी है और ठीक 1 सेकंड बाद क्या होगी, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगी। तो थोड़ी देर बाद मतलब आपने इसकी अगली डायग्राम बनानी और आपको पता चल जाएगा।
सबसे आसान तरीका यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है आपके पास। हाँ, आप सिर्फ बता सकते हो इनकी, जैसे पहले की, तीसरे की, पांचवें की, सातवें की, नौवें की। आप अभी प्रेजेंट वेलोसिटी तो सभी की बता सकते हो। जैसे प्रेजेंटली दो जो है वो नीचे ही जाने वाला है, ये तो हमें पता ही है। तो वैसे तो आप देख के भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना इनका नहीं पता लगता, ये जो यहाँ पे होते हैं ना, इनमें गड़बड़ होती बस। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया आसान तरीका। आपको जो क्वेश्चन दिया है, ये था क्वेश्चन, आपने इससे अगले वाला बना देना है। जैसे मोशन बोला राइट साइड को, तो राइट साइड बना दी। अगर बोलेंगे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड बना देना, पर बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो लगनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके फाइंड करते हैं पार्टिकल्स का मोशन। नेक्स्ट स्टेप में जो मोशन आता है, आगे देखो। अब आ जाते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखो, ट्रांसवर्स वेव को हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग वेव के नाम से, ठीक है। स्ट्रिंग वेव का मतलब होता है एक रस्सी है और उसमें आपने एक छोटी सी वेव बनाई और वो आगे की तरफ जा रही है। तो आपने देखा होगा, जैसे देखो, बड़ी ज्यादा बड़ी वेव नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फिर ना कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, मान लो ये थी इसकी लेंथ एल। अब ध्यान से देखना, मैंने बिल्कुल लाइनें जहां लगाई हैं वहीं लगानी है आपने भी। ये थी इसकी लेंथ एल। अगर मान लो मैं इसमें बड़ी वेव बना दूंगा ऐसे, तो आप ध्यान से देखो, उस वेव के बनने की वजह से इसकी लेंथ तो इंक्रीज नहीं होगी। ये देखो, यहां से अब ये ऊपर जा रहा है, फिर जाके यहां आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो उससे क्या होता है, उसमें उससे फिर लेंथ गड़बड़ हो जाती है। लेंथ गड़बड़ होगी, इसका मतलब है कि आपका फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। इसलिए हम ना छोटी सी वेव बनाते हैं, बहुत ही छोटी सी। प्रैक्टिकली बोला जाए, अगर आपको चेक करना होता है, या जिसने भी चेक किया था पहली बार, तो उसने ना छोटी सी वेव बना के देखी थी, मतलब माइक्रो मिलीमीटर्स की, ऐसे समझो मिलीमीटर्स की। तो माइक्रोस्कोप से देखना होता है कि वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। पर चलो, हम दिखाने के लिए बड़ी बना ही देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेंथ है स्ट्रिंग की एल, इसके ऊपर एक वेव चलेगी जो कि इस तरफ जा रही है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाली जो वेव है वो यहां पहुंच जाएगी। थोड़ी देर बाद ये और आगे चली जाएगी। थोड़ी देर बाद ये और आगे चली जाएगी। थोड़ी देर बाद ये और आगे चली जाएगी, ऐसे। तो देखो, वेव ट्रेवल हो रही है इस तरफ को, दिख रही है आपको? यही वो डिस्टर्बेंस है जो आगे ट्रेवल होती है, ठीक है। तो स्पेस में या किसी भी मीडियम में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और एनर्जी और मोमेंटम आगे ट्रांसफर होता जाता है। अब देखो, रस्सी कहीं मूव नहीं कर रही है। अगर आप पार्टिकल्स को देखोगे तो ये पार्टिकल पहले ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे आ गया। नीचे मतलब जीरो लाइन पे, फिर जीरो पे रहा। फिर ये पार्टिकल जीरो पे था, ये मैक्सिमम पे आ गया। फिर ये जीरो पे था, ये भी जीरो पे था, ये मैक्सिमम पे आ गया। ऐसे करते करते एक एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक एक पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो वेव होती है ना, उसके चार पार्ट होते हैं। देखो, पहले यहां बना के दिखा देता हूं मैं ऐसे। तो देखो, वेव के कितने पार्ट होते हैं? चार। पहला पहला ये है कि, वैसे तो ये उल्टी बना दी मैंने, सही कर देते हैं इसको हम। ऐसे बना दो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ये थी एक रस्सी, ध्यान से देखना। अब इसको मैंने ना सबसे पहले ये वाला पार्ट दिया। ये वाला पार्ट देने का मतलब है इस पार्टिकल को पकड़ के ऊपर खींच लिया, ठीक है। तो क्या होगा, सारे पार्टिकल इसके साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक टाइप से ऐसा करके वेव बन गई। देखो, बन रही है ये वाली वेव। उसके बाद फिर मैंने इसको नीचे को झटका दे दिया। जैसे नीचे को झटका दूंगा, अगला पार्टिकल नीचे आ जाएगा, फिर उससे अगला नीचे आ जाएगा, उससे अगला। तो ये वेव जो है वो ऐसे चलती हुई दिखेगी। ये देखो, सारे पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं एक एक करके। फिर मैंने नीचे को झटका दे दिया तो सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर मैंने इसको नीचे को झटका दे दिया, ऐसे। नीचे को झटका दूंगा तो ये वाले जो पार्टिकल हैं, जो मतलब अभी आपने पहले बनाए थे, ये वाले, ये आगे की तरफ ट्रेवल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस आगे जा रही है धीरे धीरे। ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको वेव चला के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम इसके फॉर्मूले वगैरह लिख लेते हैं। तो ऐसे होता है। तो चार पार्ट होते हैं। पहला पहला इसको ऊपर ले जाने वाला, दूसरा इसको नीचे लाने वाला, तीसरा इसको नीचे ले जाने वाला, और चौथा इसको वापस जीरो पे लाने वाला, ऐसे। तो ये चार पार्ट होते हैं वेव के, ठीक है। अब वापस आ जाओ, ये हटा देता हूं सब कुछ। तो रस्सी में जो वेव चलेगी उसको हम,
ट्रांसवर्स वेव बोल लेंगे और उसी को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो भी रस्सी होती है, देखो उसमें जितनी ज़्यादा टेंशन होगी ना उतनी ज़्यादा वेव जो फास्ट चलेगी। तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इतना आसान कि बहुत ही आसान, ठीक है। दिस इज टेंशन, दिस इज म्यू, म्यू इज मास अपॉन लेंथ, याद रहेगा। v इज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, सब कुछ ठीक है यहाँ तक, मास भी आ गया, सब कुछ आ गया। देखो हो सकता है ये फॉर्मूला कई बार चेंज करना पड़े, जैसे मतलब वेलोसिटी दी हो, टेंशन आपको निकालनी पड़े, तो टेंशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर म्यू, ये भी काम चलाना पड़ सकता है ऐसे। फिर उसके बाद डेंसिटी की फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, तो टी अपॉन, देखो यहाँ क्या लिखना है, मास अपॉन लेंथ लिखना था ना, तो मास अपॉन लेंथ आ गया यहाँ पे। अब मास को और क्या लिख सकते हैं, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आ गया टी एल डिवाइडेड बाय रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही होगा। तो m को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो यहां जो रस्सी होगी वो होगी कुछ सिलिंड्रिकल टाइप, तो सिलेंडर का एरिया सिंपल, एल छोटा ले लेता हूं, अंडर रूट ऑफ टी एल तो आएगा ही आएगा, नीचे क्या आएगा, मास इज रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, देखो एल से एल उड़ा दो, ये भी नया फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय पाई आर स्क्वायर रो। तो अगर डेंसिटी की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो ये आएगा। तो देखो बड़ा आसान से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन होगा, तो बड़ा कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि जो अलग होता है वो ये होता है कि एक रस्सी है, उसका मास एम है, वो नीचे लटकाई हुई है, उसको आपने नीचे छोटा सा झटका देना, झटका दोगे तो एक वेव ट्रेवल होगी ऊपर की तरफ, बस वही निकालनी है कि उस वेव की वेलोसिटी क्या होती है और कहाँ पे क्या टेंशन होगी, ठीक है। तो सिचुएशन हम मान के चलते हैं कि इसकी मास m है, लेंथ l है, तो म्यू क्या होगा, मास अपॉन लेंथ। अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो नीचे से x डिस्टेंस पे, यहां पे इस पॉइंट x पे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ मोशन में कि जो भी मास नीचे लगाया होता है ना आपने रस्सी में, उसमें जो टेंशन होती है वो उसी mg की वजह से होती है जो नीचे लगता है, ठीक है। मान लो आपने दो लगा दिए, एक दो, तो दो और तीन, तो यहां टेंशन कितनी होगी, 5 इंटू जी, मतलब m अगर 5 है तो 5 kg, तो 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 5g आ जाएगा। लगे पता, ऐसे एक और लगा होगा तो एक और ऐड करना पड़ेगा, तो ये सब होता है। ऐसे यहां पे भी होगा, रस्सी का मास तो है ही है, तो इस पॉइंट P पे जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, टेंशन इज इक्वल टू एक्स पॉइंट पे जो टेंशन होगी, अब टेंशन होता क्या, mg होता है ना, तो आपको पहले तो इस पोर्शन का m निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन का m क्या होगा, अगर फुल लेंथ का जो मास है वो m है, 1 यूनिट का क्या होगा फिर, m/l होगा। तो बताओ x पोर्शन का क्या होगा, m/l इंटू एक्स। तो देखो टेंशन इज इक्वल टू mg आना चाहिए था, कौन सा mg, सिर्फ x तक का, विच इज m/l, ये कैपिटल M लिख रहा हूं मैं, m/l इंटू एक्स इंटू जी, लगे पता, ये आ गई आपकी टेंशन। बस हो गया, इसको उठा के पुट कर दो। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव क्या होती है, टेंशन अपॉन म्यू ही तो होता है, तो लिख दो m/l इंटू एक्स इंटू जी बाय m/l अंडर रूट, m/l कट गया, तो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ एक्स जी। इसका मतलब एट द टॉप पॉइंट जहां x की वैल्यू l है वहां पे वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ एल जी। अब वो यहीं नहीं रुकते, इसके आगे और आगे चले जाते हैं, कहां तक चले जाएंगे, जहां तक जा सकते हैं। देखो जैसे कि, तो कहां तक जा सकते हैं, जहां तक वो जा सकते हैं,
वेलोसिटी आ गई है तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करके बताओ। तो देखो एक्सेलरेशन आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका है कि स्क्वायर को वापस ले आओ, अदरवाइज आपको रूट वाली डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा आपने एक्स जी, ठीक है, ये वाला ले रहा हूँ मैं, ये जो बना है। तो जितना एक्स होगा आपने वो एक्स यहाँ पुट करते जाना है, आपके पास वेलोसिटी आती जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक्सलरेशन कैसे आएगी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी से। तो अब आपको डिफरेंशिएशन वगैरह आती है, वरना आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पीछे से, तो डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ लेना। तो सबसे पहले v को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम से, v स्क्वायर को, तो आएगा 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, यही तो एक्सलरेशन आपकी। उस तरफ g कांस्टेंट है, बचा कौन, डी एक्स बाई डी टी, और ये तो v होता है। तो आपको पता चलेगा कि ये वाला v और ये वाला v कट जाएगा, क्या बचा, क्या यहाँ पे 2a बचा, क्या वहाँ पे g बचा, क्या a इज इक्वल टू जी बाई 2 बचा, बिल्कुल बच गया। इसका मतलब अगर इसको मैं 10 मानता हूं तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेव ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन ऊपर को लिया ना हमने, तो वो आ रहा है। जैसे ही एक्सलरेशन कांस्टेंट आ गई, अब आपसे काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता ही है। तो मेनली ज्यादातर क्वेश्चन ये वेलोसिटी और ये एक्सलरेशन का होता है, तो वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो जी बाई 2 है, इसका मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब मास और लेंथ अगर यही रहा तो हमेशा एक्सलरेशन आपको यही मिलेगी, इसी स्पीड से, मतलब इसी एक्सलरेशन से वेलोसिटी चेंज होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये होता है। बाकी बाकी मैंने आपको बोला बड़े सिंपल होते हैं, टी की वैल्यू दी होगी, म्यू दिया होगा, वी निकाल लेना है, डेंसिटी दी होगी, रेडियस दिया होगा, टेंशन दी होगी, वी निकाल लेना है, वी और म्यू दिया होगा, टी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ खास पूछते नहीं है वो, ठीक है। हाँ, इसको कंबाइन करना होगा आगे कहीं तो वहां कंबाइन कर देंगे हम। आगे देखो, नेक्स्ट वन वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें। सबसे पहले देखो, न्यूटन ने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, ठीक है, मतलब साउंड की जो वेलोसिटी होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है। उसने ऊपर बोला कि दिस डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी या फिर नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। तो देखो, नेचर से नेचर कट गया, ऑफ से ऑफ कट गया, मीडियम से मीडियम कट गया, है ना, क्या बचा, इलास्टिक नेचर, इलास्टिक अपॉन इनर्शियल, और इसका रूट, ऐसे ही होगा ना, मजाक कर रहा हूं। तो देखो ये आ गया। तो उसने बोला साउंड की स्पीड ना ये होती है, तो ठीक है, साउंड की स्पीड ये होती है तो लिख देते हैं। तो अब जो इनर्शियल प्रॉपर्टी आएगी वो दो टाइप की होगी, और इनर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, इलास्टिक नेचर जो होगा वो दो टाइप का होगा। सॉलिड्स के लिए होता है यंग्स मॉडुलस अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी में रो आता है, डेंसिटी मतलब, और जो फ्लूइड होते हैं उनके लिए ये होता है बीटा, बल्क मॉडुलस इंटू रो। तो देखो हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से देखो, अभी साउंड हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एयर में या फिर किसी गैस में। तो बीटा का जो फॉर्मूला था उसने सॉल्व सोल्व करके बताया कि वो आएगा आपके पास P अपॉन रो अंडर रूट। लेकिन जब इसमें वैल्यूज पुट की तो ये कुछ गड़बड़ आ रहा था, मतलब आना चाहिए था ये 332 मीटर पर सेकंड के आसपास, या 331 पॉइंट समथिंग के आसपास, लेकिन वो नहीं आ रहा था, ये आ रहा था कुछ कुछ हो रहा था, मेरे ख्याल से 288 आ रहा था। अभी वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गलत था, ठीक है। तो जब ये गलत था तो फिर इसको करेक्ट किया लैपलेस ने, तो उसको लैपलेस करेक्शन भी बोलते हैं, लैपलेस करेक्शन। लैपलेस करेक्शन में उसने, लैपलेस ने क्या किया, तो ये जो आपने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, वो न्यूटन ने माना था आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब गैस में जब साउंड चलेगी तो उसने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से
ये सॉल्व करके थोड़ा सा बीटा जो है पी के बराबर आ गया था, लेकिन लैपलेस ने बोला कि इतना टाइम नहीं मिलता है कि जैसे क्योंकि बड़ी तेज चल रही है ना साउंड, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि टेम्परेचर एक्सचेंज हो और उसके बाद क्या हो, टेम्परेचर एक्सचेंज होने की वजह से आपके पास जो हीट है वो बाहर और अंदर ट्रांसफर होती रहे, ऐसा नहीं होता है। उसने बोला कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती क्योंकि बहुत तेज चलती है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से जब सॉल्व किया तो साउंड की वेलोसिटी जो आई वो थी अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, मतलब बीटा की वैल्यू ये आई गामा इंटू पी, जो कि बिल्कुल सही था क्योंकि इससे जो आंसर आया वो आया था 331.8 मेरे ख्याल से मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्यूरेट था क्योंकि साउंड की स्पीड जो एयर में होती है वो लगभग इतनी ही होती है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ये जो स्पीड है वो थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है इतने, तो इसको याद रखना है। तो अभी के लिए क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यंग्स मॉडुलस अपॉन रो अंडर रूट के अंदर और गामा पी बाय रो अंडर रूट के अंदर, तो ये सब वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आगे देखो, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे ना, तो देखो अब हमने देखना है कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले सबसे आसान प्रेशर, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो पहली बात नो इफेक्ट। अगर आप इतना सा याद रखना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात है, बस इतना ही याद रखो कि कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। क्यों नहीं होता है तो फिर वो मैं बता देता हूँ, अगर आप जानना ही चाहते हो तो देखो मान लो ये कंटेनर है, इसमें जो है वो गैस है और ये लगा है यहाँ पे पिस्टन, ठीक है। जैसे ही आप इस पिस्टन को प्रेशर लगाओगे और ज़्यादा, प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो मान लो आपने प्रेशर जो पी था उसको चेंज करके 2p कर दिया, तो जो वॉल्यूम पहले था अब क्या बचेगा, वो बचेगा v/2, ऐसे ही होगा। तो देखो ध्यान से, प्रेशर को किया 2p, डबल कर दिया, तो उसकी वजह से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से वॉल्यूम हाफ हो गया। वॉल्यूम हाफ होने से क्या होगा, वॉल्यूम हाफ होने से देखो डेंसिटी में चेंज आएगा, मास तो बदलेगा नहीं क्योंकि गैस चेंज तो हो नहीं रही है, ना ही कहीं से ऐड हो रही है, तो मास अपॉन वॉल्यूम बाय 2, तो डेंसिटी चेंज होगी। तो डेंसिटी कितना चेंज होगी, डेंसिटी डबल होगी पुरानी से। तो क्या याद रखना है, प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो गया, वॉल्यूम हाफ करने से डेंसिटी डबल होगी, और फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू गामा पी बाय रो। पी डबल हो गया, रो डबल हो गया, घूम फिर के दोनों फिर से कट गए, तो कहने का मतलब कोई चेंज आता ही नहीं है, ठीक है। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो था ये, तो मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, V इज इक्वल टू, ये साउंड वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है गामा पी बाय रो। आपको याद होगा कि आपने केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स में पी बाय रो देखा था, है ना, तो उसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, गामा आर टी बाय एम, एम इज मास ऑफ मोल अंडर रूट मोलिकुलर मास, मतलब तो गामा के टी बाय एम भी तो लिख सकते हो, कैपिटल एम, तो ये मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ये मोलर मास होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, देखो 3 फॉर्मूले आ गए यहाँ, तो इसका मतलब अब इस बेसिस पे आपके पास और इफेक्ट्स आएंगे। तो सेकंड वन इज बहुत ही आसान, ह्यूमिडिटी। तो याद रखना जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो ड्राई एयर होती है और जो मॉइस्चर्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर उसको मिटा दूंगा मैं। तो ये देखो, ये थी एयर, तो इसमें ना एयर के मॉलिक्यूल्स थे, तो एयर के मॉलिक्यूल मान लो ऐसे हैं 1 2 3,
4 5 6 7 8 9, मान लो एग्जांपल के लिए 9 मॉलिक्यूल्स हैं, तो होगा क्या, जैसे ही, तो अभी इसकी डेंसिटी क्या होगी, रो इज इक्वल टू, मान लो इन सब का मास m है तो लिखूंगा मैं 9m/v, याद रहेगा। ओके, जैसे ही बात करेंगे हम एयर की, तो एयर में जैसे ही आप पानी मिक्स कर दोगे तो पानी का मॉलिक्यूल बड़ा होता है ना, तो पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा, वो 4 को हटा के ना खुद आ जाएगा एक जगह पे, बस इतना सा। अब गिनो, अब डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम तो सेम है, तो डेंसिटी में क्या चेंज आया, अब आए 1 2 3 4 5 6, 6 मॉलिक्यूल्स, तो बताओ डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना। तो कहने का मतलब है ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और मॉइस्चर्ड एयर की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने से क्या होगा, डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल इनवर्स पोर्शन, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने बस इतना सा याद रखना है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, डेंसिटी डिक्रीज करने से वेव की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे होता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट इफेक्ट, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, देखो जब तो टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होता है या बड़ा टेम्परेचर हो, तो उस केस में, तो देखो आपने टेम्परेचर का फॉर्मूला पढ़ा था, टेम्परेचर के साथ का फॉर्मूला पढ़, देखो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी था, ऐसे ही था। तो आपको याद होगा जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1/t2। अभी ये केल्विन में चल रहा है सब कुछ, ये जो टेम्परेचर आप लिख रहे हो केल्विन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया होता है, आपको टेम्परेचर दिया होता है, दूसरा टेम्परेचर दिया होता है, और बोला है कि पहले वेलोसिटी v थी, तो बताओ नहीं क्या होगी। ठीक है, या फिर ज़्यादा पॉपुलर ये नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर ये है कि अगर पहले वेलोसिटी v थी किसी टेम्परेचर t पे, फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, तो ये बताना है कि कब इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड कब डबल हो जाएगी, कौन से टेम्परेचर पे। तो ज़्यादातर यही होता है, तो यही फॉर्मूला लगता है। आप यहाँ लिखोगे 27 + 273 मतलब 300, तो 300 केल्विन आपने यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है v, यहाँ लिखना है 2v, तो देखो v से v कट गया, आपके पास t2 आ जाएगा। कर लोगे सोल्व, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मेरे ख्याल 4 इसका स्क्वायर होगा तो 4 × 300 कुछ ऐसा आएगा, 1200 केल्विन के आसपास। तो आपने एक बार ट्राई करके देख लेना। तो एक क्वेश्चन होता है इस टाइप का। दूसरा दूसरा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, पहले v को लिखते हैं हम, v इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 0 + 273। फिर उसके बाद लिखते हैं v एट टेम्परेचर t, कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ t + 273। तो ऐसे करके इसको ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन आपने देखनी है तो आप डेरिवेशन वाले पार्ट में देख सकते हो। फिलहाल जो फॉर्मूला बनता है वो होता है v इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू टी। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि फिजिक्स में ये इकलौता फॉर्मूला है जहां पे टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में पुट करते हो, इसके अलावा सब जगह केल्विन चलता है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला यूज कब करना है, ये यूज करना है आपने 0 डिग्री से लेके अगर 30 डिग्री सेल्सियस तक की बात हो रही है ओनली तब। अगर इससे ज्यादा की बात हो रही है टेम्परेचर की या ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में आपने वापस इसी फॉर्मूले पे आ जाना है। ठीक है, टेम्परेचर पुट करो, नया टेम्परेचर पुट करो, v1 v2 आ जाएंगे आपके पास, याद रहेगा। अच्छा, इसी इक्वेशन को आपने ऐसे भी याद रखना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय
0.16 मीटर पर सेकेंड। याद रखना, इतने टाइम्स नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इंक्रीज 0.61 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ऐड करते जाना है, हर एक डिग्री के लिए एक एक 0.61 ऐड करना है। तो याद रखना, दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अब बात करते हैं साउंड वेव। तो एक्चुअली में साउंड वेव में हमने क्या देखना है, ठीक है। तो साउंड वेव की इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, साउंड वेव अब दिखाई तो देती नहीं है, जैसे ट्रांसवर्स वेव है वो रस्सी में चलती हुई दिख जाएगी, तार पे चलती हुई दिख जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे बेडशीट होती है, मान लो आप बेडशीट झाड़ रहे हो, कंबल झाड़ रहे हो, या कोई भी शीट झाड़ रहे हो, तो उसमें चलती हुई दिख जाती है वेव, ठीक है। तो वो जो दिख रही होती है ना, या पर्दा आप अगर आप ऐसे वाइब्रेट करोगे तो उसमें भी चलती हुई दिख जाएगी, लेकिन साउंड वेव तो नहीं दिखती ना। तो साउंड वेव को हम लिखने के लिए दो तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पहला लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, वो तो वही रहेगा क्योंकि इक्वेशन ही वो बनती है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। तो मान लो, चलो ऐसे बना देते हैं। दूसरा लिखते हैं हम प्रेशर की फॉर्म में, तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब लिखना है हमने प्रेशर की फॉर्म में, क्योंकि पार्टिकल्स के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से प्रेशर भी चेंज होता है, क्योंकि पार्टिकल जहां इकट्ठे ज़्यादा हो जाएंगे वहां प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जहां पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे वहां प्रेशर लो हो जाएगा। जैसे वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में प्रेशर होता है ज़ीरो, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल ही एक्सर्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रेशर, ठीक है। जितने ज़्यादा पर्सन किसी कमरे में भर जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा सभी पर्सनस को, मतलब अगर टाइटली फिल कर दिया जाए किसी तरीके से। तो फिर जैसे आप कपड़े बैग में भरते हो तो क्या होता है, मान लो बैग में आपने कपड़े डाल दिए, तो जितनी ज़ोर से और जितने ज़्यादा कपड़े भरते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा अंदर, ठीक है। तो वो सब होता है। तो प्रेशर पार्टिकल्स की वजह से आता है। तो क्योंकि यहाँ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है, जो कब जब कंप्रेशन होती है तो पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उस टाइम पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जहाँ उस टाइम रेयरफेक्शन होगी वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा। कितना लो होगा वो डिपेंड करता है हमारा कि प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली प्रेशर होगा पी नॉट, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं इसको, तो या तो पी नॉट प्लस समथिंग होगा या फिर पी नॉट माइनस समथिंग होगा, ज़्यादा और कम, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। तो प्रेशर में चेंज आ जाएगा, प्रेशर में चेंज आ जाएगा तो इससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रेशर की जो वेव हम लिखते हैं वो भी कुछ इसी टाइप की होती है, क्योंकि प्रेशर भी तो वैसे ही चलेगा ना जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी साइन ऑफ, सॉरी, तो यहाँ जो प्रेशर की वेव हम लिखते हैं वो लिखते हैं ऐसे, प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी। आप डेल्टा पी नॉट भी लिख सकते हो और इसको डेल्टा पी लिख सकते हो, पर फिलहाल चलो हमें फॉर्मूला ही देखना है। तो साइन की जगह यहाँ आ जाएगा कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बाकी सब वैसा ही। देखो फेज में बस इतना सा चेंज आया है कि प्रेशर की जो वेव है वो 90 डिग्री आगे चलती है, ठीक है। तो हम इसको बना के भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बना देता हूँ एक अच्छे से। तो ये डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर की वेव बन गई। अब हमें जो याद रखना है वो है फॉर्मूलेस। ये दो फॉर्मूले वैसे इतने ज़्यादा काम नहीं आएंगे, आपको जो काम आएगा वो होता है डेल्टा पी का फॉर्मूला। डेल्टा पी का फॉर्मूला आपने याद रखना है, दिस इज बैक, बी ए के। अब ये बी ए के क्या है, तो देखो यहाँ पे बी इज बल्क मॉडुलस। अब देखो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कहाँ से लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूले चेंज भी तो करने पड़ सकते हैं ना, तो थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। तो बी इज बल्क मॉडुलस, बाकी आपको पता है ए देखो क्या है, ए है एम्पलीट्यूड, और के भी आपको पता है क्या होता है, के इज, जैसे वी क्या था, ओमेगा बाय के था ना, वैसे ही के होगा ओमेगा बाय वी, तो ओमेगा अपॉन वी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूले आ गए, आप इसको चेंज, अच्छा बीटा का फॉर्मूला, बीटा का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो ये वाला, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
बीटा बाय रो, यही था ना न्यूटन का फॉर्मूला। तो यहीं से बीटा का फॉर्मूला निकलता है, बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर इंटू रो। तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। तो देखो डेल्टा पी के बड़े सारे फॉर्मूले बन गए, आपको ये पता लग चुका है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपने लिख लेना है। अब आप फॉर्मूले एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा वी स्क्वेयर रो, ए इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, के की जगह आ जाएगा ओमेगा बाय वी। तो देखो इसको उड़ाओ, वी उड़ गया, क्या बचा, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो ए ओमेगा और वी। तो ये बन गया आपके पास। तो ये सब फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूले ही हैं। तो किसी में भी किसी भी टाइम कोई भी यूज़ हो सकता है। और ये वी जो होगा इसमें, ये होगी वेव की वेलोसिटी, याद रखना है इसको। तो इसको कहीं आप पार्टिकल की वेलोसिटी मत मान लेना, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है, वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा। तो साउंड वेव में आपको ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं। अब इनका यूज़ कैसे होता है वो आगे देख लेते हैं। वैसे यूज़ बड़ा कुछ खतरनाक नहीं है, यही यूज़ है। आपको इसी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, सारी वैल्यूज़ दी होंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे वो देखेंगे जो कुछ अलग टाइप के हैं, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखने, फॉर्मूले में आपको मैंने फॉर्मूला ही बता दिया हुआ है, ठीक है। वेव का मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया, ऐसा होता है। और याद रखना है डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव 90 डिग्री आगे चलती है। ओके, आगे देखो। अच्छा, अब साउंड वेव के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब साउंड वेव के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे आते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूले पे बेस्ड ही होते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट ऑफ, तो या तो आप लिख सकते हो गामा पी बाय रो, या फिर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, ये लिख सकते हैं। तो देखो जो के टी जी में क्वेश्चन पढ़े थे ना, वो सब यहाँ होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रेशर में चेंज बता दिया क्या होता है, प्रेशर में चेंज की वजह से क्या इफेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद डेंसिटी में इफेक्ट आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेंसिटी जितना चेंज होगी उसके हिसाब से वी को आप चेंज कर सकते हो। तो मीन्स वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा, तो चलो कांस्टेंट रहेगा अभी के लिए फिलहाल, अगर एक ही गैस की बात कर रहे हैं तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो गैस भी चेंज कर दी तो गामा और रो, डेंसिटी भी चेंज कर दी, वैसे करते नहीं ऐसा वो, बट मान लो कर दिया, तो फिर इस टाइप से बनेगा आपका। तो फिर इस टाइप का होगा ना फॉर्मूला। तो इसको फिर याद है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के क्या लिखते हैं, v1 बाई वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा फर्स्ट गैस का अपॉन डेंसिटी फर्स्ट गैस की इनटू, उल्टा करके लिखते हैं गामा टू सेकंड गैस का और डेंसिटी भी सेकंड गैस की। तो ये फॉर्मूला हो सकता है। तो देखो बड़े आसान से मैं आपको फॉर्मूले लिखने के स्टाइल बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और कैसे कैसे आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे रो और इसकी वैल्यू चेंज करके आप खुद से फॉर्मूले बना सकते हो, क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो ऐसा देते नहीं है वो, बट फिर भी मान लो अब गैस का दे दिया, फॉर एग्जाम्पल दे दिया हाइड्रोजन और हीलियम, या ऑक्सीजन और हीलियम दे देते हैं। तो ऑक्सीजन और हीलियम में बोला है कि आपको ना वेव की जो स्पीड है वो बतानी है, ऑक्सीजन वर्सेस हीलियम। तो अब इसमें क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि देखो क्या क्या चेंज हो सकता है। ये देखो गामा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू गैस, देखो यहाँ डायटोमिक गैस है, ठीक है, और ये मोनोएटोमिक है, हीलियम जो मोनोएटोमिक है, तो गामा चेंज हो गया। ये आपको याद होगा गामा का फॉर्मूला क्या होता था, एफ प्लस टू बाई एफ, याद आ रहा है ना। तो मोनो एटोमिक होगी तो यहाँ थ्री पुट करोगे, यहाँ भी थ्री पुट करोगे। अगर डायटोमिक होगी तो आपको याद हो गया, यहाँ फाइव पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आर कांस्टेंट है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एम दोनों गैस का मास आ जाएगा, जैसे हीलियम का क्या लिखोगे 4, ओके, और इसका क्या लिखोगे 32, 16 होता है ना, तो 16 टू 32, तो ये आ गया। तो आपको ये पुट करना है। टेम्परेचर भी दे दिया होगा तो वो भी पुट कर देना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, ये वाला याद रखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो करना कैसे, तो बोल दिया कि ऑक्सीजन है हीलियम है,
मान लो टेम्परेचर भी दे दिया, वैसे वो ऐसा करते नहीं है, वो एक टाइम पे दो ही चीज़ें चेंज करेंगे, लेकिन मान लो कर दी होगी तो फिर आर को छोड़ के सब चेंज हो रहा है। अदरवाइज अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए हमें पता है डायटोमिक गैस है, तो इसका जो एफ है वो 5 हो जाएगा और इसका जो एफ है वो 3 हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके गामा की वैल्यू अलग अलग आएगी। और आपको पता है गामा कितना होता है, गामा फॉर मोनो कितना होता है, पुट कर दो किस में, 2+f/f में है ना। तो मोनोएटॉमिक के लिए F3 होता है, तो 3+2 5/3। और डाया के लिए क्या होता है, डाया के लिए होता है 7/5। ओके, तो ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद आता है, तो देखो दो आगे गामा, पहला दूसरा। अब आते हैं मास पे। अगर आप मास फाइंड करोगे हीलियम का तो आपको पता चलेगा कि वो 4 होता है, और अगर आप मास ऑक्सीजन का आपको पता ही है दैट इज 32 मोलिकुलर मास है ना। तो देखो दो चीज़ें आ गई, टेम्परेचर उन्होंने बोला कि कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे यूज करना है, फॉर्मूला यूज करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको जो V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके देखना है जो जो चीजें चेंज हो रही हैं। फॉर्मूला क्या है एक्चुअली में, ये है गामा RT/m। तो गामा चेंज हो रहा है, यस लिखो, टी चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है, उनको मत लिखो, अपॉन m, बस इतना सा फॉर्मूला है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ये यूज नहीं होता है, ये यूज ही नहीं होगा आपको, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के साथ होते हैं, ये जो अभी लिख रहे हो आप। तो इसलिए मैं इसको इधर कर देता हूं, ये ठीक है। तो दो हैं तो दो लिख देता हूं, ऑक्सीजन अपॉन हीलियम इज इक्वल टू √ऑफ गामा, गामा ऊपर है तो ऑक्सीजन का ऊपर आ गया और नीचे मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनटू इसको उल्टा करके लिखो, गामा फॉर हीलियम एंड मास ऑफ हीलियम। तो अब आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना होता है। रेशो पूछी हो सकती है, या फिर मान लो आपको हीलियम की वेलोसिटी दे दी कि हीलियम में जो स्पीड है वो है 335 मीटर पर सेकेंड, कोई भी दे सकते हैं, वो उन्होंने दी होती है। बस इसको पुट करोगे तो वी ओ आ जाएगा आपके पास, वी ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऐसा मान के चलो। अब वो गैस चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, टेम्परेचर सेम होता है ज्यादातर, मैक्सिमम केसेस में टेम्परेचर सेम ही होगा। अच्छा मान लो टेम्परेचर भी चेंज करना होगा तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी लिख ही देता हूं। अब वो ना गामा सेम रखेंगे, मतलब वो बोलेंगे कि वेलोसिटी इन हाइड्रोजन और वेलोसिटी इन नाइट्रोजन निकाल दो, ठीक है। अब देखो क्या सेम हो गया, एफ सेम हो गया क्योंकि दोनों डायटोमिक है, तो गामा भी सेम होगा। तो इस केस में फिर गामा नहीं होगा चेंज करने के लिए, इस केस में आपके पास आ जाएगा क्या, इस केस में आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर। तो उस केस में आपको गामा नहीं है तो टेम्परेचर अपॉन m से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन लिखा है तो यहाँ हाइड्रोजन लिख दोगे, हाइड्रोजन गैस की जो भी टेम्परेचर दिया होगा, फिर मास ऑफ हाइड्रोजन लिख दोगे इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ, सॉरी हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन, नीचे नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन और मास ऑफ नाइट्रोजन N2। तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैं फिर से बता रहा हूं, मोनो और डाया दोनों को देंगे ताकि आप दोनों सॉल्व कर सको। तो यही क्वेश्चन होते हैं, आपने इनको देख लेना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बड़े आसान से होते हैं, कुछ बड़ा खतरनाक नहीं होता है। हाँ, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ सकती है किसी किसी क्वेश्चन में, तो वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन इज एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी। अब देखिए एनर्जी में क्या होता है कि हमने ऑब्वियसली तीन टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, पर हमें डायरेक्टली टोटल याद रख लेनी है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है, हाफ ऑफ mv²। अब यहाँ जो एनर्जी होगी वो होगी रस्सी की, ठीक है। रोप के केस में हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग के केस में मतलब, तो उसमें पार्टिकल जो है ना वो भागेगा, तो एनर्जी कौन ट्रांसफर कर रहा है, पार्टिकल ही ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी भी पार्टिकल के हिसाब से ही आएगी, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ, अभी ये वो काइनेटिक एनर्जी नहीं जो आपको याद रखनी है, वो अभी बन रही है, ठीक है।
तो मैं आपको बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आप भूल जाओ तो देखो, अगर मैंने मास को म्यू की टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, म्यू क्या होता है, एम बाई एल होता है ना। तो अगर मैं एल को किसी तरह कट कर दूं तो एम बन जाएगा, इसका मतलब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम वेव की जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेव लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एम की जगह म्यू इंटू लेमडा, पहली चीज आ गई। दूसरी है वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल ही लेके जाएंगे एनर्जी को, इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी जो मैक्सिमम होगी ओमेगा ए का होल स्क्वायर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बन गई ये। पर प्रॉब्लम ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती रहती है, पार्टिकल कभी रुक जाता है जाके, फिर चल पड़ता है, फिर तेज हो जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, ऐसे ही होता है ना, एसएचएम ही कर रहा होता है। तो ये एक एनर्जी है, तो हमें निकालनी होती है एवरेज। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैं के लिख देता हूँ अभी के लिए, तो वो बन जाएगी ये वाली मैक्सिमम प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, टेक्निकल मतलब वो है। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन साइकिल। तो काइनेटिक एनर्जी आपको ये याद रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के साथ एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये बनेगा म्यू लेमडा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एनर्जी। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगी, क्योंकि वही तो आपस में चेंज होती हैं। तो हाफ ऑफ म्यू लेमडा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद टोटल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का एडिशन। तो आपको पता है एडिशन क्या बनेगा, सॉरी हाफ नहीं था ये, 4 था ना। तो अब बन जाएगा वो हाफ, तो ये बनेगा 1/2 म्यू लेमडा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज योर टोटल एनर्जी। ठीक है ना। अब आते हैं पावर पे। पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम ही तो होता है, मतलब टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर ऑफ वेव, जो स्ट्रिंग वेव चल रही है वो, पावर इज इक्वल टू, वैसे पावर का यूज कुछ खास होगा नहीं आपको, बट फिर भी हमने इंटेंसिटी निकालनी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो लेमडा बाई टी आ जाएगा। लेमडा बाई टी क्या बन जाएगा, अब आपको पता है वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फुल वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी, तो हाफ ऑफ म्यू इंटू लेमडा बाय टी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपको पता है लेमडा बाय टी बन जाएगी वेव की वेलोसिटी, तो पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू इंटू वेव वेलोसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये भी आ गया। लो एक और चीज़ आ गई, बचा कौन, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता है। तो पावर अपॉन एरिया, एरिया से डिवाइड कर देते हैं। अब याद रखना ये एरिया नहीं है, ठीक है। तो एरिया को मैं किसी और टर्म से लिख देता हूँ, चलो एस से लिख देता हूँ, सरफेस एरिया, ठीक है। तो देख लेना आपने कई बार बुक्स में क्या होता है, इसको एस लिखा होता है, एस मतलब एस नॉट, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने उसको ए लिखा हुआ है, तो आपने अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अगर आपने पहले मतलब जो आपने +1 में पढ़ा है उसके हिसाब से चलना है आपने, ठीक है। अगर आपने एम्पलीट्यूड ए पढ़ा है तो ए से चलो, साउंड का एम्पलीट्यूड बुक्स में पढ़ रहे हो तो एस नॉट लिखा होगा, तो याद रखना एम्पलीट्यूड ये लिखा होगा ना। तो आपने देख लेना क्या करना है। वापस आ जाओ इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा से, पावर अपॉन एरिया। तो ये एरिया की बात हो रही है ना। अब इंटेंसिटी तो ठीक है निकाल लेते हैं हम। अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, तो देखो 1/2 म्यू की जगह आ जाएगा m/l। ओके, v की जगह तो v ही है, ओमेगा स्क्वायर है, a स्क्वायर है अपॉन एरिया, एरिया मतलब s आ गया। अब आपको पता है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बन गया, I इज इक्वल टू 1/2, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये नया फॉर्मूला बन गया, रो v ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं बार बार, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से रिलेटेड। अगर ये नहीं होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, एक ही बात है, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जो हमने पीछे लिखा हुआ है ना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वो यही है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि उन वेव्स में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल दी होगी, इसलिए वो बन जाएगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो एक्चुअली यहां से आता है वो, ठीक है। तो आपने याद रखना है, क्या क्या याद रखना है,
वैसे तो एनर्जी और पावर के क्वेश्चन बड़े खास आते नहीं हैं, बट फिर भी आपने ये याद रख लेना कि कैसे निकले थे, ठीक है। कैसे निकले थे वो याद रख लेना, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि साउंड वेव की बात होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज की होगी, तो आपने इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन वही होगा जो होता ही है, I1/I2। देखो चेंज तो वो सब कुछ ही कर सकते हैं ना, हो सकता है वो डेंसिटी भी चेंज कर दें, हो सकता है वेलोसिटी ऑफ वेव भी चेंज कर दें, हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दें, हो सकता है एम्पलीट्यूड भी चेंज कर दें। तो इसका मतलब है सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, वो फिर उन पे डिपेंड करता है, तो वो आपने देख लेना है। बट मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इन्हीं दो के दिखाई देते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के। याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग वेव्स। तो देखो स्टैंडिंग वेव्स जो होती है ना, वो बनती हैं कैसे। मान लो कि मैंने एक रस्सी लगाई यहाँ पे, और जिस पोल से वो रस्सी बांधी थी वो मैंने ना यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही यहां से मैं वेव चलाऊंगा, तो मैंने एक झटका दिया और यहां से वेव चल पड़ी। वेव जाएगी तो जो ये फिक्स एंड है, उसकी वजह से, फिक्स एंड होने की वजह से जो यहाँ के पार्टिकल है ना वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स एंड। ऐसे क्या होना था, इस ऊपर जाने वाले डिस्टरबेंस की वजह से सारे पार्टिकल्स को ऊपर जाना चाहिए था ना, जहां 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 एनर्जी पहुंचेगी। तो ऐसा यहां पे फिक्स केस में नहीं हो पाता है, तो इसलिए एक वेव ना वापस जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो नीचे से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, जब एंड फिक्स होता है तो वेव अगर ऊपर से आ रही है तो नीचे से वापस जाएगी, नीचे से आ रही होगी तो ऊपर से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इस एंड को फिक्स ना करूं, ऐसे रिंग लगा दूं यहाँ पे, अब ये फिक्स नहीं है, तो इसके साथ जो रस्सी कनेक्टेड होगी उस पर अगर मैं वेव जनरेट करता हूं, तो क्योंकि रिंग मूव कर सकता है ना, तो ये मूव कर जाएगा और ये रिंग ऊपर मूव करेगा, और इसकी वजह से जो वेव है वो ऊपर से ही वापस आएगी। याद रहेगा, तो इस चीज को आपने याद रखना है। अब इससे होता क्या है, जब आप इसको बार बार वाइब्रेट करवाओगे ऊपर और नीचे और ऊपर और नीचे, तो क्या होगा, ये वेव बार बार आगे जाएगी, बार बार वापस आएगी, और यहाँ पे सुपरपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। तो होता ये है कि यहाँ पे ना स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं, देखो इस टाइप की। ये गई वेव आगे, और क्योंकि यहाँ फिक्स एंड था इसलिए यहीं से वापस भी आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन वाली जो है वो मैं वाइट से बना देता हूँ, तो ये, तो देखो ये रिफ्लेक्शन होगी। तो कुछ इस टाइप से, तो ये स्टैंडिंग वेव्स बन गई, मतलब जाने वाली और आने वाली दोनों एडअप हो रही हैं और सुपर पोजिशन बन रहा है। तो ये हमेशा नहीं होता है, ये किसी किसी केस में होता है। जैसे ये लूप्स बनने चाहिए तो क्या होगा, कभी ये वेव आपको जो अभी ग्रीन है वो दिखाई देगी, कभी आपको व्हाइट दिखाई, मतलब एक बारी में एक ही दिखाई देगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, कभी हो सकता है आपको ये दिखाई दे इतनी सी, हो सकता है कभी आपको ये दिखाई दे, हो सकता है कभी आपको बिल्कुल जीरो पे दिखाई दे। मतलब वेव वाइब्रेट हो रही है, मतलब रस्सी वाइब्रेट हो रही है और आप ना उसकी फोटो क्लिक कर रहे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो, तो जितनी भी मैंने लाइंस बनाई है ना भी, उनमें से कोई एक दिखाई देगी आपको, क्योंकि है तो एक्चुअली में एक ही ना रस्सी हो। तो या तो ये दिखाई देगी या फिर ये वाली दिखाई देगी, या कोई कोई भी बीच में से। तो इनको स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें ना, ये नोड्स बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड नोड। नोड ये बोलते हैं एंटी नोड, और ये होते हैं एंटी नोड, और ये भी एंटी नोड, ये नोड, ये भी नोड, ठीक है। नोड मूव नहीं करते हैं, अगर आप इसको यहां से पकड़ भी लोगे तो भी स्टैंडिंग वेव चलती रहेगी, ये बार बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती रहती है, ठीक है। तो याद रखना, नोड को पकड़ने से कुछ नहीं होता है, स्टैंडिंग वेव चलती रहती है। अब ये था क्या एक्चुअली, एक्चुअली में हुआ ये था कि एक वेव आई थी आगे को, जिसका एम्पलीट्यूड था ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और जो वापस आई वो रिफ्लेक्ट हो गया ये, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद एम्पलीट्यूड तो उतना ही होगा, लेकिन
कुछ तो चेंज होगा ना, तो वो फेज में चेंज होता है। पहली बात, वो नेगेटिव साइड जा रही है तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, दोनों साइन सेम होनी चाहिए ना, और साथ में आ जाएगा प्लस पाई। तो ये होता है। तो ये जाने वाली थी और ये वापस आने वाली, इसकी जगह कोस कोस भी हो सकता है। लेकिन जो इनका सुपरपोजिशन होने के बाद, मतलब इंटरफेरेंस होने के बाद, ये सुपरपोजिशन होने के बाद जो नई वेव बनती है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है कुछ इस टाइप की, y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ के एक्स, y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ ओमेगा टी cos of kx, y is equal to 2a cos of omega t cos of kx, and y is equal to 2a cos of omega t and sin of kx। इन चार के अलावा कोई स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग वेव एक सेट इंस्ट्रक्शन के बाद बन रही है, मतलब जब वेव जा रही है उसी फ्रीक्वेंसी की वापस आ रही रिफ्लेक्ट होके, तभी वो स्टैंडिंग वेव बन रही है, ऐसी नहीं बन रही। ठीक है, तो उनकी कंडीशन यही होगी, याद रहेगा आपको। अब आपको और क्या क्या याद रखना है, तो देखो स्टैंडिंग वेव्स में, तो देखो अब क्या होता है स्टैंडिंग वेव में। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि ये जो नोड है, पहली बात मैंने आपको बताया, ये जो नोड होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, आप इनको पकड़ भी लोगे तो भी वेव आपको चलती हुई दिख जाएगी, ठीक है, लेकिन एंटी नोड को पकड़ोगे तो वेव रुक जाएगी ऑब्वियसली। तो ऐसा बोला जाता है कि जो एनर्जी है ना वो इसी में ट्रैप हो जाती है, ठीक है, मतलब वेव तो चल रही है लेकिन वो चलती हुई दिखाई नहीं देगी, इसलिए उसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ऐसा लगेगा कि यही है जो आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वही दिखाई देता है वहां पे भी। तो होगा ये कि इसमें जितने भी नोड है वो नोड ही रहेंगे अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अब देखो इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे ना, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कम बनाता हूँ थोड़े से, मान लो यहां बना, तो देखो अब ये है आपके पास, अब देखो ये है स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव में देखो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, आपको यहाँ पे ना कुछ पार्टिकल्स बना दिए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है ना। तो अभी हमें इस वाइट की जरूरत है, मैं हटा देता हूँ इसको। तो देखो अभी आपको ये बोला होगा कि जो वेव है वो स्टैंडिंग वेव ही है वैसे तो, अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन से पार्टिकल जो है वो इन फेज है स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में, ना स्टैंडिंग वेव में पूछ रहा हूं मैं, और कौन से पार्टिकल हैं जो आउट ऑफ फेज हैं, और कितना, ठीक है। तो कितना हम बाद में देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कौन कौन फेज में है। देखो इन फेज का मतलब होता है पार्टिकल्स पार्टिकल्स आर एट मैक्सिमम एट सेम टाइम, जैसे कि 2 3 4, ये सब, और कौन 10 11 12, ये सारे के सारे आपस में इन फेज हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 10 के साथ, 2 का 11 के साथ, 2 का 12 के साथ, ऐसे जितने भी 2 2 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सब आपस में इन फेज हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये जो दो पार्टिकल है ना, जैसे नोड है ना यहाँ पे, तो ये जो रस्सी थी वो थी सीधी, ठीक है। अब रस्सी का जो पार्टिकल यहाँ था
वो इससे ज़्यादा और ऊपर नहीं जा सकता, याद रहेगा, क्योंकि यहाँ नोड है, नोड इसको पकड़ लेगा। एंटी नोड थोड़ा ज़्यादा दूर है, मतलब खाली जगह यहाँ ज़्यादा दूर है, अटैच वाली जगह इससे ज़्यादा दूर होगी ना, तो ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है। और फिर अगला जो नोड है वो फिर नज़दीक हो गया, इसलिए ये कम ऊपर जाएंगे। तो आप समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नोड की वजह से ये दोनों पार्टिकल ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, फिर उससे अगले वाले थोड़े और ऊपर जाएंगे, थोड़े और ऊपर, तीसरा वाला पार्टिकल बिल्कुल ही ऊपर चल जाएगा। तो सेकंड इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, तो ये सेकंड की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये थर्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, ये फोर्थ की मैक्सिमम, थर्ड से ऊपर तो चलो वैसे भी कोई नहीं जा सकता। ऐसे ही नीचे देखोगे तो सेवंथ से नीचे कोई नहीं जा सकता, सिक्स से नीचे को, सिक्स अपनी इस पोजीशन से नीचे नहीं जा सकता, एट्थ अपनी इस पोजीशन तक ही जाएगा। तो एट्थ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एसएचएम करता रहेगा इतना सा, सेवंथ इतना बड़ा एसएचएम करेगा, सिक्स इतना बड़ा एसएचएम करेगा, फोर इतना सा एसएचएम करेगा, थ्री इतना सा एसएचएम करेगा। तो मीन सबसे फास्ट कौन चल रहा होगा अगर टेक्निकली देखा जाए तो थर्ड पार्टिकल, क्योंकि सेम टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये लोग सेम टाइम में इतना इतना कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड अप होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो याद रखना एंटी नोड वाले जो बिल्कुल एंटी नोड पे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट चलते हैं। पर फिलहाल क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन था कि इन फेज। तो देखो सेकंड अपने मैक्सिमम पे, थर्ड अपने मैक्सिमम पे, फोर्थ अपने मैक्सिमम पे, 10, 11, 12 ये सब अपने मैक्सिमम पे, इसलिए ये सारे इन फेज हो गए, अपने मैक्सिमम पे भी हैं और एक ही साइड को हैं। अब आते हैं आउट ऑफ फेज। अगर आप आउट ऑफ फेज देखोगे तो है दो, तो है दो, तीन, चार, 10, 11, 12, ये सब आउट ऑफ फेज हैं किसके साथ, इन पेयर के साथ। 5 तो नहीं है, 6, 7 और 8 के साथ, अभी डायग्राम के हिसाब से। तो उम्मीद आप समझ गए, आउट ऑफ फेज का मतलब हो गया ये अपने मैक्सिमम पे है और ये अपने मिनिमम पे है और फिर ये अपने मैक्सिमम पे है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम वाले इन फेज हो गए क्योंकि सेम टाइम पे वो मैक्सिमम पे है और ये उसी टाइम पे मिनिमम पे है। तो ये, तो इनका कॉम्बिनेशन सबके साथ बनाना है, इसका सारों के साथ। दूसरा और छेमा भी आउट ऑफ फेज है, तीसरा और छेमा भी, चौथा और छेमा भी, और ऐसे ही इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बनाना है, ऐसे ही इन सब का कॉम्बिनेशन 8 के साथ भी बनाना है आपको। तो ये बन गया रिलेशन एक टाइप से सबके साथ, सबका रिलेशन सबके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी पेयर उठा लो, ऐसे 2, 6, 2, 7, 2, 8, ये सब आउट ऑफ फेज हैं। कितना आउट ऑफ फेज है ये देखो, अगर आप साइन को देखोगे तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1 और यहाँ क्या होती है -1। तो साइन के 1 और -1 में कितना फर्क होता है, उतना ही फर्क इनके फेज में, इतना ही आउट ऑफ फेज है। तो साइन के 1 और -1 में 180 का फर्क होता है। तो इसका मतलब ये है सब आउट ऑफ फेज कितना 180, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, याद रहेगा। और एक और चीज, अगर हम वेव की बात करें तो एक नोड से लेके दूसरे नोड तक के बीच की जो दूरी है वो होती है λ/2। आप देखो एक वेव का आधा हिस्सा ये, ठीक है। तो ये होता है। तो उम्मीद आप सब कुछ समझ गए हो। इन फेज मतलब सारे पार्टिकल इन फेज हैं, सब अपने अपने मैक्सिमम पे और उस सेम टाइम पे वो अपने अपने मिनिमम पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, उस टाइम पे 6, 7, 8 यहाँ पहुंच जाएंगे, 10, 11, 12 नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर से इन फेज हो गए और ये 6, 7, 8 वाले फिर से आउट ऑफ फेज हो गए, याद रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखना। तो देखो नेक्स्ट है स्टैंडिंग वेव्स ही है, लेकिन उनको हमने अब चला के देखना है और उनकी अलग अलग मोड्स देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपने स्ट्रिंग वेव लेनी है, सॉरी स्ट्रिंग लेनी है एक, और उसको दोनों एंड से बांध देना है, ठीक है। मतलब दोनों एंड फिक्स हैं उसके, यहाँ भी और यहाँ भी। ये जो भी फ्रीक्वेंसी है फॉर्मूले यहाँ बनेंगे वो मैच करेंगे ऑर्गन पाइप के, ओपन ऑर्गन पाइप से। ओपन मतलब दोनों तरफ से ओपन होगी और इसमें आप साउंड वेव ट्रेवल करवा सकते हो, तो वो जाएगी वापस आएगी, इस टाइप से स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती है साउंड वेव में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आते हैं हम इस पे। तो बहुत ही आसान सा है वैसे तो केस,
तो सिचुएशन ये है कि इस एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, तो मैंने सभी में ना एल लेंथ ही ली हुई है ताकि लेंथ एक ही हो और उस पर वेव बना के देखें अलग अलग, ठीक है। तो लेंथ एक है, ये सारी लेंथ सेम है, नीचे तक एल ही है, और यहाँ भी लेंथ एल है। अब जो साउंड वेव होती है वो दो टाइप से डिफाइन होती है, एक तो होती है, याद होगा आपको, कि डिस्प्लेसमेंट वेव, और दूसरी है प्रेशर। अभी जो हम यहाँ बनाएंगे वो प्रेशर वाली होगी, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वाली नहीं है वो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वाली को आपने याद रखना भी नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसी होती है, लेकिन आपने वो याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो देखो, जैसे ही एक रस्सी को आपने बांधा ऐसे और बीच से पकड़ के वाइब्रेट करवाया, तो आपको पता है ना वो कैसे वाइब्रेट होगी, आप चाहो तो करके देख सकते हो। एक रबड़ लो और उसको दोनों एंड से पकड़ लो और फिर उसको बीच से वाइब्रेट करवा दो। तो जैसे ही आप बीच से वाइब्रेट करवाओगे तो वो इस टाइप का चलता और झूलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कभी वो यहाँ होगा, कभी वो यहाँ पहुंचेगा, कभी वो यहाँ आएगा, तो ऐसे करके सिचुएशंस बनती जाएंगी, ठीक है। तो अलग अलग लेंथ, मतलब लेंथ तो एक ही है पर अलग अलग जगह पे वो दिखाई देगी, मतलब फोटो खींचोगे तो एक ही जगह दिखेगी, या तो ऐसे दिखेगी या तो ऐसे, या बीच में, या ऐसे, ठीक है। सब में से कोई एक केस दिखेगा। सेम यही वेव्स यहाँ भी बनेगी साउंड वेव में। तो साउंड वेव वाली जो बनेगी वो बनेगी प्रेशर की वेव। तो ये जो है वो प्रेशर वाली वेव है, ठीक है। तो याद रखना कौन सी वेव है ये, प्रेशर की। डिस्प्लेसमेंट की इससे उल्टी होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में आपके पास जहां इसका एंटी नोड आ रहा है वहां उसका नोड आएगा, क्योंकि 90 डिग्री आगे चलेगी, तो ये ऐसे बनेगी और ये वाली ऐसे बनेगी, ठीक है। ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पहला केस हमने लिया है ये वाला, तो ये होगा। लेकिन हमने ये बनानी नहीं, ठीक है। तो दोनों का फर्स्ट केस जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें मिनिमम इतनी ही वाइब्रेशन हो सकती है, इससे कम नहीं हो पाएगी। तो देखो, ये आपको पता है नोड है, ये भी आपको पता है नोड है, और एक यहाँ पे एंटी नोड होगा, ठीक है ना। अब देखो, हमें जो लिखना था वो ये नहीं है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इस वाले केस में लेंथ कितनी है, लेंथ इज लेमडा बाय 2। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वेव पूरी होती तो होती है ऐसे, है ना। तो आधा हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो वापस आ गई। तो कुछ इस टाइप से आपको सोचना है इसको, ठीक है। तो ये आ गया और रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो हाफ ही वेव आई ना, ये हाफ वाली जो है रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब लेंथ किसके बराबर है, लेमडा बाय 2 के। इसका मतलब लेमडा किसके बराबर हुआ फिर, 2l के। और हमें जो यहाँ लिख और हमें जो यहाँ लिखना है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, वेव का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यही था ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, वी अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही आप लेमडा की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v बाई 2l, ठीक है ना। तो ये बन गया। अच्छा, अब इसका भी नाम होता है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं f1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट, अच्छा, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होगा अगली जितनी भी होंगी वो इसी के मल्टीपल में होंगी। कौन सा मल्टीपल होगा वो देखना है हमने बस। नेक्स्ट, सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या होगा, अभी दो नोड बन रहे हैं, एक एंटी नोड बन रहा है, अब हमने नोड को बढ़ाना है, ठीक है। तो अगला नोड बनेगा यहाँ पे, एक, दो और ये लास्ट में तीन, तीन नोड बन जाएंगे। तो ये वेव बनेगी कुछ इस टाइप की, और फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ये वापस आएगी रिफ्लेक्ट बैक होके, ये बन गई, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। अभी भी लेंथ एल ही है, लेकिन अब जो लेंथ है वो पूरे लेमडा के बराबर है, तो इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू दिस। तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, एफ टू इज इक्वल टू, ये है एंटी नोड्स, तो देखो दो एंटी नोड्स आ गए, और कितने नोड आ रहे, एक, दो, तीन। ये आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। एफ टू इज इक्वल टू, ये भी पता है आपको क्या आएगा, v बाय लेमडा लिखना था, तो v बाय लेमडा में क्या आ जाएगा, v बाय
एल, लेमडा की जगह एल आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, ऐसे ही आप बड़े सारे बना सकते हो, मैं बस एक और बना रहा हूँ। तो अब हमें चाहिए दो नोड, एक दो, तो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये थोड़े बड़े छोटे बन रहे हैं, आपने बिल्कुल मेजर करके बना लेना, ठीक है। ये बन गए नोड 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 नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। अच्छा, यहाँ ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि कुछ जनरल फॉर्मूला बनाना है हमने। तो देखो यहाँ आ गया, एंटी नोड्स आ गए 3, नोड आ गए 4। अभी भी लेंथ किसके बराबर है, मतलब अभी भी ये लेंथ तो एल ही है, लेकिन है किसके बराबर। अब ये बनेगी, देखो, लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू, कितने हो गए, 3 लेमडा बाई टू। तो 3 लेमडा बाय 2, तो आपको पता चलेगा लेमडा इज इक्वल टू है 2l/3। इसको उठा के पुट कर देते हैं, तो आपके पास F3 जो आएगा वो आ जाएगा वही v अपॉन लेमडा, तो आ जाएगा 3v/2l। देखो l के साथ तो 2 ही है, 3 ऊपर आ रहा है, तो 3 ऊपर आ गया, ठीक है। अब इनके नाम इंपॉर्टेंट है, देखो जो डायग्राम मैंने लेफ्ट साइड बनाई है ये वाली ऐसी, वही सेम यहाँ भी बनेगी, ठीक है। सेकंड लूप मतलब सेकंड केस, और यहाँ बनेगी थर्ड, ऐसे जो यहाँ बनी है वही सेम टू सेम, तो वो आपने बना लेनी है, ठीक है। अब देखो, हमें इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, ठीक है। तो हो सकता है किसी बुक्स में इसको एफ नोट लिखा हो, तो वो भी फंडामेंटली मानी जाएगी, मतलब सबसे कम मिनिमम कितनी वाइब्रेशंस हो सकती हैं वो वाली बात हो रही है। उससे अगली जो होती है इसको बोलते हैं, अच्छा, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने लिखी थी इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। नाम आपको सारे याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन इसी के नाम से आएगा, ठीक है, मतलब इनके नाम के नाम से आएगा। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, अब इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब सुर, जैसे हारमोनियम होता है ना, तो वो भी सुर ही निकालता है, वो वाला पेटी जिसको बोलते हैं। तो ये आगे हारमोनियम, सॉरी हार्मोनिक्स, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। नाम याद रखने सारे, क्योंकि इन्हीं नाम से क्वेश्चन होगा। अगला देखो, अगला है थर्ड हार्मोनिक, और इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। बस ये नाम का ही खेल है सारा, ठीक है। अब देखो, आपने इस तरफ जो है वो सेम टू सेम डायग्राम बना लेनी है। मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ कुछ लिखना है और भी। तो देखो, अब आते हैं जनरल फॉर्मूला पे, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप तीनों फ्रीक्वेंसीज को देखोगे, तो देखो 1 लिखा था तो यहाँ 1 आ रहा है, 2 लिखा है तो यहाँ 2 आ रहा है, 3 लिखा है तो 3 आ रहा है, और लगातार आ रहे हैं 1 2 3। तो एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास फॉर किसके लिए, बोथ एंड टाइड, बोथ एंड टाइड या फिर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा NV/2L। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आता है वो अगले के बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। एन कहाँ से शुरू होगा, 1 से, इसका ध्यान रखना है, 1 से 2 से 3 से 4 से वगैरह वगैरह। यहाँ भी वही है कि आप एन कहाँ से शुरू कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, और एन क्या होता है, एन जो यहाँ आप लिख रहे हो दैट इज ऑल्सो नंबर ऑफ लूप, इस केस में सिर्फ है ना, बोथ एंड टाइड के केस में। और एन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स। और एन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ नोड -1, ये भी हो सकता है। तो इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है, आपने बस वो पुट कर देना उठा के, ठीक है। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि क्या लिखना था। अच्छा, 3 लूप बोले तो ठीक है, 3 लूप बना दो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया होगा, क्वेश्चन देखो ऐसा दिया होगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी स्ट्रिंग की वाइब्रेट होने की है 500 हर्ट्स। तो बताओ थर्ड हार्मोनिक कितना होगा उसका, या सेकंड ओवरटोन कितनी होगी, बस इतना सा पूछा होगा। या फिर ये पूछा होगा कि जब 3 एंटी नोड बनेंगे तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी।
तो तीनों सेम ही केस है ना। तो बस आपने क्या करना है, 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा डायरेक्टली 3 से। क्यों? क्योंकि ये लाइन में चल रहे हैं, 1 2 3, थर्ड हार्मोनिक यही होगा। तो अगर आप देखोगे तो देखो V/2L, इसकी वैल्यू क्या लिखनी है हमने, 500। तो 3 को छोड़ो, V/2L कितना होगा, 500। तो 500 इंटू 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। फिर अगला देखते हैं। दूसरे केस में अब आपने एक एंड से रस्सी को बांध देना है, दूसरे एंड को फ्री रखना है। तो इसकी भी मैं लेंथ L ले रहा हूँ, ये सेम लेनी पड़ेगी हमें, ताकि हम उसी लेंथ पे सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज दिखा सकें। और इधर है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होती है, उसमें एक साइड जो है वो नोड बनेगा, ओपन वाली साइड। याद रखना, ओपन वाली साइड नोड ही बनाना है आपने, इससे याद रह जाएगा आपको। तो ये ऐसे बन जाएगा, इस तरफ एंटी नोड। तो देखो यहाँ एंटी नोड बन रहा है क्लोज वाली साइड। तो याद रखना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक तरफ से क्लोज होती है, इधर ओपन है। क्योंकि अगर दोनों तरफ से ही बंद कर दोगे तो साउंड कैसे भेजोगे, ठीक है। तो इसलिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है। तो देखो, फिर से स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। तो अगर आप इसमें डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपको ये रखना है, दो चीजें याद रखनी। क्या? इसमें देखो, कभी भी फिक्स एंड पे एंटी नोड नहीं बनेगा। दूसरा केस यहां पे, कभी भी ओपन एंड पे नोड नहीं बनेगा। तो अभी देखो, एक नोड, एक एंटी नोड, ये मान के चल रहे हैं हम अभी। तो अभी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, वो होगी λ/4 के बराबर। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देख लो, ये जीरो से शुरू हुआ, ये मैक्सिमम पे गया, उसके बाद फिर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव में जाएगी वैल्यू। तो ऐसे करके पूरी एक वेव बनेगी, ठीक है। तो उसमें से आधे का आधा हिस्सा है, तो λ/4 हो गया, इसलिए। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, लैम्डा देखो कितना आ गया, फर्स्ट केस में लैम्डा आ गया 4L। तो V/λ विच इज़ V/4L, दिस इज F1। अब आपने याद रखना है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो, फंडामेंटल का फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, V/4L। अब इसके मल्टीपल में अगले होंगे, पर कौन से मल्टीपल में होंगे वो देखना है हमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब मेरे को नोड बढ़ाने हैं, ठीक है। तो नोड बढ़ाऊंगा तो मेरे ख्याल से यहाँ जैसे जाके बन जाएगा एक नोड, ऐसे और ऐसे, और यहाँ से बन जाएगा ऐसे। दिस इज λ/4, दिस इज λ/4, दिस इज लैम्डा, तो मतलब 3 λ/4। तो लेंथ किसके बराबर आ गई, 3 λ/4। तो उम्मीद आप ये भी समझ गए। तो इसका मतलब, अच्छा हाँ, इसका एक और नाम भी था, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। अगला देखो, अब जो एल है वो कितना है, लेमडा, 3 λ/4, 3 λ/4। तो इसका मतलब लेमडा कितना है, लेमडा इज 4L/3। जैसे ही आप इसको फ्रीक्वेंसी में पुट करोगे, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का नाम मैं 3 दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ वो बता देता हूँ। जैसे ही आप आगे पुट करोगे, देखो क्या आएगा, V/4L, और ये 3 जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। इसका मतलब 3V/4L बन रहा है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा थर्ड हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक थी, उसके बाद सीधा आ रही है थर्ड हार्मोनिक, सेकंड गायब होगी, क्योंकि आएगी नहीं कभी। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। बस यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक है, और पिछले वाले में फर्स्ट ओवरटोन कौन है, पिछले वाले में फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। तो लाइन वाइज चलेंगे। अच्छा, अब पिछले वाले में क्या होता है, पिछले वाले में जो फ्रीक्वेंसी आती हैं वो ऐसी आती हैं लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू V/2L, याद रहेगा, ये हमेशा रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसमें 3 आई है ना, अगली देखो कितनी आएगी। तो अगली में मैं नोड और बढ़ा देता हूँ। तो जैसे ही मैं और नोड बढ़ाऊंगा तो यहाँ बनना चाहिए ऐसे और ऐसे। तो ये बन जाएगा एक नोड, दो हो गए ना, एक, दो, तीन, तीन नोड आ गए।
ये दिस इज लेमडा बाय फोर, लेमडा बाय फोर, लेमडा बाय फोर, लेमडा बाय फोर, 5 लेमडा बाय फोर आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू 5 लेमडा बाय फोर। ठीक है, ये लेमडा बाय टू है, तो इसमें दो पार्ट होंगे ना लेमडा बाय फोर के, तो दो दो चार एक पाँच। तो स्केलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, उसमें आपने ज़्यादा टेंशन लेनी है। ये आ गया लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाय फोर। इसका मतलब 5 लेमडा बाय फोर के बराबर है ना, तो लेमडा कितना आ जाएगा, 4 एल बाय 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, अब आएगी F5। F5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें 5 आ रहा है, बस इसलिए। F5 इज इक्वल टू 5V/4L। अब ये आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम भी आपको पता है। देखो सेम केस यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी ये ऐसा ही बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो वो आपने खुद बना लेना। अगला फिर ऐसे ही बनेगा, ऐसे, वो आपने बना लेना। मैं इसको हटा देता हूँ। तो इतना सा काम ही था इसका ऑर्गन पाइप का। अब देखो क्या बन रहा है। अब आपने देखना है कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम आएगा फिफ्थ हार्मोनिक। इसके बाद सीधा आएगा सेवंथ हार्मोनिक। अच्छा, इसका दूसरा नाम है ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन लगातार चलेंगी, उसकी टेंशन लेनी है आपने, ठीक है। तो इसमें पहले के बाद सीधा तीजा आ गया, तीजे के बाद पांचवा आ गया, ऐसा ही हुआ ना। तो इसका मतलब इस केस में फ्रीक्वेंसी मतलब हार्मोनिक्स जो है वो एक एक छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन ओवरटोन वैसे ही आएंगी। ओवरटोन का मतलब होता है पिछली वाली से ज्यादा टोन वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो सिंपल, इससे अगली तो यही आ रही है, इससे अगली यही आ रही है, इसलिए ओवरटोन के जो नाम है वो लगातार चले हुए हैं, ठीक है। अब इसका भी जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मैंने बोला था अच्छा, क्लोज ऑर्गन पाइप और वन एंड टाइड वाले केस में बना रहा हूं मैं। तो एफ इज इक्वल टू, अब अगर ध्यान से देखोगे तो पहले क्या आया था, 1V/4L, फिर आया था 3V/4L, फिर 5V/4, मतलब ओड नंबर्स चल रहे हैं। तो ओड चल रहे हैं तो या तो 2n+1 इंटू V/4L लिख दो, या फिर F इज इक्वल टू 2n-1 इंटू V/4L लिख दो, ठीक है। अब वो ध्यान रखना है कैसे, n यहाँ कहाँ से शुरू किया, 1 से, ठीक है। तो अब बताओ 1 से शुरू करूंगा तो क्या आएगा, देखो इसको 1 किया तो फर्स्ट हार्मोनिक कितना बन गया, 1 करूंगा इसको तो ये बनेगा 2+1 3, ये तो सेकंड बन गया। इसका मतलब n जीरो से शुरू करना है, तो याद रखना n को जीरो से शुरू होना है यहाँ, 1 2 3। और अगर n को 1 से शुरू होना होगा तो आपने लिखना है 2n-1 V/4L। तो आपने ना पुट करके देख लेना कि कौन से शुरू करना है आपने। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट हार्मोनिक आएगा उसमें 1V/4L होना चाहिए। तो जब जीरो इसमें पुट करूंगा तो 1V/4L आ रहा है, इसमें जीरो, इसमें 1 पुट करूंगा तो 1V/4L आ रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए ये सही है, इसके लिए ये सही है, तो एक भी चीज उल्टी की तो सारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, ये बन गया। ये भी जनरल फॉर्मूला ही है, आपने जो याद रखना है वो आपने देख लेना है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब अगर इसमें फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो यहाँ F1 आ रहा है, फिर उसके बाद F3 आ रहा है, उसके बाद F5 आ रहा है, उसके बाद F7 आ रहा है। तो इन सब की रेशो भी यही होगी, 1:3:5:7। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड आ गया, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा। इसमें देखो, इसमें मिस हो गए, फर्स्ट आया, थर्ड आया, फिर फिफ्थ आ गया, बीच वाले मिस हो गए ना। इसका मतलब जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जितने भी गिटार, वोयलिन, वीणा वगैरह वगैरह, उन सब में दोनों एंड से रस्सी को टाई किया होता है, ताकि सारे के सारे सुर जो है वो जनरेट हो सके। याद रहेगा, कोई भी ओपन एंड वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसका क्वेश्चन जो आएगा वो आपको कंपैरिजन का आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि अगर, जैसे दोनों का कंपेयर करना होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि इसके सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके थर्ड हार्मोनिक से मैच कर रही है, सॉरी, थर्ड हार्मोनिक से मैच कर रही है, ठीक है। तो बताओ लेंथ क्या होगी, आपको एक लेंथ दी होगी, दूसरी आपने फाइंड करनी होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग अलग टाइप। तो देखो,
जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं ना, वो आपने खुद समझ लेना अब। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि अगर लेंथ स्ट्रिंग की कौन से केस में, बोथ एंड टाइड, बोथ एंड टाई वाले केस में, टाइड वाले केस में, तो देखो क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन है कि एक साइड है बोथ एंड टाइड और दूसरी साइड है वन एंड टाइड या फिर वन एंड ओपन, ठीक है। तो मैं वन एंड टाइड बोल देता हूँ ये। तो क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा इसकी जो लेंथ है ना वो है समथिंग एल, इसकी जो लेंथ है वो है 2L। जब ऐसा हो रहा है तो उस केस में इसकी थर्ड हार्मोनिक जो है वो इसकी थर्ड हार्मोनिक से मैच कर जा रही है। पहली बात, वन एंड टाइड वाले केस में कभी भी ओड नहीं, ओड तो होंगे ही, इवन नंबर वाले कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इवन इसमें कभी दिखाई भी नहीं देगा, सिंपल सी बात है। फिर जो नाम दिए होते हैं ना उसके हिसाब से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि चलो सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन इसकी और इसकी थर्ड ओवरटोन मैच होगी, तो अब मैच करके देख लो कौन सी है। तो आपको पहली बात, आपको ऐसे नहीं देखना है कि कौन सी है, आपने मैच करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, वन आता है, फिर टू आता है, फिर थ्री आता है, फिर फोर आता है, ऐसे ही आता है। इसमें आता है वन थ्री फाइव सेवन, यही बनता है। तो देखो सेकंड ओवरटोन मतलब इसको लीव करो, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन मतलब F3 की बात हो रही है। इस केस में F3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3V/2L, यही तो फॉर्मूला मेन है, तो ये लिख लिया। और इस तरफ थर्ड ओवरटोन, इस तरफ थर्ड ओवरटोन देखो कौन सी होती है, फर्स्ट को इग्नोर करो, वन टू थ्री मीन्स सेवंथ हार्मोनिक, तो ये आ जाएगा 7V/4L। L1 L2 आपको दिए हैं, हो सकता है V1 V2 कंपेयर करवाना हो, तो उन्होंने बोल दिया कि दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो। एक V V है, दूसरा V आपको फाइंड करना है, तो एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा देखो, दूसरे केस में वो ये बोलेंगे कि मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही दिखता है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपने बस दो फॉर्मूले याद रखने, ये और ये, सीधा वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा आपके पास, ये सारी लेंथ वेंथ दी होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है और सब इसी टाइप के दिखाई देंगे आपको, कि इसका फर्स्ट उससे मैच कर रहा है, उसका इससे मैच कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो आपको बस ये याद रखना है कि इसमें कभी भी इवन नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि वो वाले हार्मोनिक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है, सुर निकल ही नहीं रहे हैं इस वाली रस्सी से या ऑर्गन पाइप से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज सोनोमीटर। अब देखो सोनोमीटर में क्या होता है, तो आपको इसका क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा होता है कि सोनोमीटर में ना ये वाला एंड जो होता है फिक्स होता है ये रस्सी के साथ। तो यहाँ पे एक रस्सी लगी होती है, एक मास लगा होता है, ये मास इसको टेंशन देने के लिए होता है, तो टेंशन आ जाएगी इसमें mg, तो ऐसा होता है हमेशा। अच्छा एक चीज़ और रहेगी कि ये जो मैंने v लिखा है, ठीक है, देखो होगा क्या कि दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं यहाँ। ये है फर्स्ट वाला केस, इसमें आ रहा है आपके पास NV/2L। दूसरे केस में आ रहा है आपके पास 2n+1 या -1 × V/4L, यही आ रहा है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ना वो V भी चेंज कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, तो V की वैल्यू आपको पता है √T/μ होगी, तो हो सकता है T दिया हो, म्यू दिया हो, V निकालना पड़े, फिर इसमें पुट करना पड़े, ये भी हो सकता है। या फिर अगर साउंड वेव का केस होगा, ठीक है, तो साउंड वेव के केस में ना आपको V की वैल्यू खुद ही दे दी होगी, 332 मीटर पर सेकंड या फिर 334 मीटर पर सेकंड वगैरह वगैरह, तो उसकी टेंशन लेनी है आपने। स्ट्रिंग वाले केस में बस आपको V भरना पड़ सकता है और सॉल्व करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखो, अब सोनोमीटर में मैंने क्या बताया, एक होती है रस्सी, उसके साथ एक मास अटैच होता है ताकि वो खिंच जाए, टेंशन ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी मतलब वेव जल्दी चलेगी। ट्यूनिंग फोक का यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके दे देता है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ये जो मूव करने वाला एंड है इसको आप मूव कर सकते हो इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। तो क्या होता है, ट्यूनिंग फोक बजाते हैं और उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ बना देता हूँ अभी के लिए। तो ये मैं ऐसे रैंडम सी बना रहा हूँ एक, ऐसे, और ऐसे यहाँ भी होगी, फिर ऐसे यहाँ भी होगी, वगैरह वगैरह, यहाँ रुक जाएगी, ठीक है।
तो देखो ये हो रही है स्टैंडिंग वेव्स चल रही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है, ठीक है। ये फिक्स क्यों है? टेंशन की वजह से यहाँ रस्सी रुक गई, आगे वेव नहीं जाएगी, जाती है वैसे प्रैक्टिकली, लेकिन अभी के लिए नहीं जा रही, ठीक है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको ना इस फिक्स एंड को मूव करना है इधर उधर। तो देखो अगर आप नोड से पकड़ोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने नोड से पकड़ा होगा तो स्टैंडिंग वेव चलती रहेंगी, और अगर आप इसको मूव करोगे, बीच में ले आओगे एंटी नोड पे, तो ये रुक जाएगी। उसके बाद आप फिर से इसको पीछे ले जाओ तो ये फिर से चल पड़ेगी। इसका मतलब आपको ये देखना होता है, क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि देखो पहले जो रेजोनेंस आई थी वो आई थी L1 लेंथ पे, उसके बाद जब उसको लेफ्ट साइड मूव किया तो उसके बाद जो रेजोनेंस आई है, ये फिक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद जो रेजोनेंस आई है वो आई है यहाँ L2 पे। तो बताओ स्पीड ऑफ वेव क्या होगी? ज्यादातर क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप L1 माइनस L2 कर दोगे, तो देखो यहाँ नोड टू नोड है ना, तो नोड टू नोड आपने याद रखना है लेमडा बाई टू ही होता है हमेशा। तो यहाँ से ना आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 × L1 - L2। आप चाहो तो इस केस में, आप सोनोमीटर के केस में फॉर्मूला ही याद रख लो, ये आ गया लेमडा। निकालना क्या होता है? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2f × L1 - L2। अब L1 L2 देख लेना, जो बड़ा होगा उसको L1 मान लेना आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल सा। आपको डायरेक्टली उन्होंने लेंथ दी होगी कि पहली रेजोनेंस आई है 75 सेंटीमीटर पे, दूसरी आई है 50 सेंटीमीटर पे, तो माइनस करो 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर उठा के यहाँ पुट कर देना, ठीक है, स्पीड आ जाएगी आपके पास। तो ये होता है बिल्कुल सेम केस। ऐसा ही अगला होता है रेजोनेंस कॉलम। इसमें क्या करते हैं? इसमें पानी भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ तक पानी भर दिया ये, तो यहाँ से पानी डालते हैं और इसके ऊपर स्केलिंग लगी होती है। तो क्वेश्चन फिर से वही है, सेम टू सेम, कि देखो पहले जो रेजोनेंस आया वो आया फलानी फलानी लेंथ पे L1, ठीक है। तो ये इसके नीचे सब जगह पानी है, तो लिक्विड भरते हैं, इसको लिक्विड कॉलम वाले भी बोलते हैं क्वेश्चन। फिर पानी भरा, तो पानी भरेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना पानी, तो मान लो यहाँ आ गया। तो उन्होंने बोला कि पानी भरते गए तो अगली रेजोनेंस यहाँ आई। अगली रेजोनेंस यहाँ आने का मतलब है कि लेंथ यहाँ होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे बना देता हूँ। तो अगली जो रेजोनेंस आई है वो आई है यहाँ ऊपर से, कितनी लेंथ पे? L2 पे, ठीक है। रेजोनेंस आने का मतलब पता है क्या आपको? रेजोनेंस आने का मतलब है एक नोड पहले आया था, फिर अगला नोड आ गया, फिर उसके बाद यहाँ अगला नोड आ गया, और उसके बाद यहाँ ओपन हो गया, ऐसे। अब ये डिस्प्लेसमेंट वाली वेव बनाई है मैंने, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। तो नोड टू नोड के बीच में फिर से वही लेंथ आ गई, तो इसका मतलब अभी भी क्या होगा? L1 - L2 इज इक्वल टू लेमडा बाई टू। हर बार क्वेश्चन में यही होता है, ठीक है। यहाँ फिर से पानी भर देंगे, यहाँ तक पानी भर दिया, तो इसलिए इसको रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। और हो सकता है वो बोलेंगे कि एक रेजोनेंस क्रॉस होके अगली लेंथ आ गई, तो फिर लेमडा लिख देना, सिंपल बात खत्म। ज़्यादातर क्वेश्चन यही होता है। तो देखो लेमडा आ जाएगा फिर से यहाँ से 2 × L1 - L2। आप चाहो तो क्वेश्चन करके देख सकते हो, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ये लिखा होगा, और आपने बस लगा देना है 2 × फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, क्योंकि यहाँ भी ट्यूनिंग फोक लगा के हम इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथ हमारे पास आ जाती है। तो ये आ जाएगी L1 - L2। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं, प्रैक्टिकल वालों में, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के। तो याद रखना यही फॉर्मूला है इसमें भी और पिछले वाले में भी। तो आप क्वेश्चन करके देख सकते हो, आपको साफ साफ ये लेंथ दिखेंगी दो, उनको माइनस करो, फ्रीक्वेंसी दिखेगी, उससे मल्टीप्लाई करो, डबल करो और आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी कर देना, ठीक है। तो ये था रेजोनेंस ट्यूब। नेक्स्ट लास्ट वन इज बीट्स। अब देखो बीट क्या होता है? बीट का मतलब होता है कि बीट्स मतलब दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है। तो आपने बड़ा आसान सा फॉर्मूला याद रखना है कि F1 - F2, जो बड़ा होगा उसको F1 लिख दो, और ये भी फ्रीक्वेंसी ही होती है, इसलिए बीट्स के यूनिट भी हर्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है एक ट्यूनिंग फोक और ये भी है एक ट्यूनिंग फोक। तो बोला कि देखो इसके इसकी फ्रीक्वेंसी है 550 हर्ट्स और ये इसके साथ 7 बीट्स बना रहा है,
ओके, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन। ओके, तो देखो मैंने आपको बोला कि F1 माइनस F2, लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि कौन सा F1 है और कौन सा F2 है, ठीक है। हो सकता है 550 F2 हो तो F1 इसके ज़्यादा होगा, और हो सकता है 550 F1 हो तो F2 जो है उससे कम होगा, ये मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें देखोगे तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। कौन कौन से? 550 हर्ट्स तो इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है ही है, ठीक है। ये 7 बीट्स बना रहा है, तो मतलब इसी में 7 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 557 हर्ट्स, और इसी में 7 माइनस कर दो तो आ जाएगा 543 हर्ट्स, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, बस यही आंसर है। ये दोनों आंसर हैं, जो जिसमें जिस ऑप्शन में दोनों होंगे वो टिक कर देना आपने। तो इतना सा क्वेश्चन होता है। अगला देखो, अगले में फिर से बनाए 3, ठीक है। अब 3 बना दी। अब क्वेश्चन ये दिया होगा कि देखो ये जो फर्स्ट है ना वो है 550 हर्ट्स, ये इसके साथ 7 बीट्स बना रहा है। ओके, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ये इसके साथ 3 बीट बना रहा है, ये इसके साथ 10 बीट्स बना रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और बोला कि थर्ड वाले की ना फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी है। तो क्या करेंगे, देखो लाइन वाइज चलना है, आपने शुरू करना है 550 हर्ट्स से। तो 550 हर्ट्स के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो देखो 7 प्लस कर दो, 7 माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 557 हर्ट्स, और नीचे आ जाएगा 543 हर्ट्स। समझ गए? ओके। उसके बाद बोला अगले के साथ 3 बीट्स बन रहे हैं, तो इसके साथ भी 3 लगाने पड़ेंगे, और इसके साथ 3 तो चलो प्लस माइनस करनी है, इसके साथ भी 3 3 लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता कि बीच वाला कितना है, बीच वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो अब देखो 557 हर्ट्स के 3 बीट्स बन रहे हैं, तो 3 मतलब 3 ऐड ही करने हैं, तो 560 हो गया, और 3 माइनस भी कर देने हैं, तो 557 में से 3 गए 554 हर्ट्स। इधर 543 में से 3 माइनस कर दिए तो 540 बन जाएंगे, और प्लस कर दिए तो 546 बन जाएंगे, यही होगा। अब बोला है कि पहले और लास्ट में ना 10 बीट्स हैं, तो पहले और लास्ट में देख लो कौन से हैं 10 बीट्स। तो 550 और 540, 550 और 560, इसमें हो सकता है उन्होंने कंडीशन दे दी हो कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ही बड़ा मानना आपने, तो फिर ये बड़ा है, तो उस केस में तो आंसर यही होगा, तो ये आंसर आ गया। अदरवाइज दोनों आंसर है, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आंसर आ गया आपके पास कि जो थर्ड है वो या तो 560 हर्ट्स होगा या 540 हर्ट्स होगा। और अगर मान लो उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जो आपने शुरुआत की थी जिससे, तो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उससे छोटा, तो फिर यही है, फिर ये आंसर होगा। तो ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा जिसमें कुछ अननोन सा फाइंड करना पड़ता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है क्वेश्चन। अगर इसमें से एक क्वेश्चन देना होगा तो यही सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, उसको पता करने के पहले ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होता है वैक्स और एक होता है फाइल करना, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक है ट्यूनिंग फोक, ये ऐसा ट्यूनिंग फोक ऐसे वाई जैसा होता है, ठीक है। उसको किसी रबड़ पे ऐसे कोलाइड करते हैं और उसके बाद वो वाइब्रेट करने लग पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, इसका जो ये वाला एंड है ये इस तरफ वाइब्रेट करेगा, ये इस तरफ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब वैक्स करने का मतलब क्या है, वैक्स करने का मतलब होता है इसके ऊपर ना एक कैप जैसी रख देते हैं, जैसे प्लास्टिक की कैप होती है वो रख देते हैं। तो क्या होगा, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, फॉर एग्जांपल 550 हर्ट्स पे अगर ये वाइब्रेट कर रहा था, तो जैसे ही मैं वैक्स रख दूंगा तो इसका भार इंक्रीज हो जाएगा। वेट इंक्रीज होने का मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो याद रखना वैक्स करने पर उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ओके, दूसरा है फाइलिंग, फाइलिंग का मतलब होता है घिस देना, तो ये फाइल कर दिया, यहाँ से घिस दिया, घिसने से ये पतला हो जाएगा, पतला होने पर ये ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है, हल्का हो गया ना, तो इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या याद रखना है, वैक्स करने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है
मटेरियल की, मतलब उसके ऊपर कुछ लगा दिया एक्स्ट्रा, और फाइलिंग करने पर वो घिस जाता है मतलब कम होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट एफ इज द ट्यूनिंग फोक, सॉरी, तो देखो क्वेश्चन ये है कि लेट एफ ऑफ ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक इज 512 हर्ट्स। किसी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512। इट प्रोड्यूस 7 बीट्स विद एन अननोन ट्यूनिंग फोक, ठीक है। इफ दिस ट्यूनिंग फोक इज वैक्स्ड एंड बीट्स इंक्रीजेस, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। तो देखो क्या करना पड़ेगा, बोला है कि एक था 512 हर्ट्स, आपको हमेशा यही डायग्राम बनानी है जो मैं बना रहा हूँ, याद रखना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, ठीक है। 512 हर्ट्स का एक ट्यूनिंग फोक था, वो 7 बीट्स बना रहा है किसी अननोन के साथ, तो अननोन है तो 7 बीट तो हमें पता है कम से कम, तो हम वो लगा देते हैं यहाँ। तो 7 बीट्स लगाने, तो 7 प्लस 7 माइनस, मैंने आपको पहले बताया था, तो 12 में से 7 गए तो 505 बचा, और इधर 7 प्लस करने हैं तो 519 बन गया, ये आ गया। देखो कितनी आसानी से आ गया। तो हमें नहीं पता इनमें से कौन सा आंसर है, आंसर वैसे यही होगा, या तो 505 होगा या 519 होगा, ठीक है। अब उसके बाद बोला कि उस अननोन वाले को ना वैक्स कर दिया, तो अननोन वाले को वैक्स करने का मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दो। अपनी मर्जी से कोई भी फ्रीक्वेंसी का नंबर ले लो, उतना कम कर दो, इन दोनों को सेम ही करना है, पर लेकिन एक चीज याद रखनी कि जो बीट्स आपने पहले लिखे ना, उससे बड़ा नंबर नहीं माइनस करना इसमें से, ठीक है। जैसे 7 है ना, तो 6 तक कुछ भी माइनस करते रहो आप, 2 करो, 3 करो, 1 करो, या उन्होंने खुद ही दे दिया होगा तो वो कर देना, ठीक है। अभी के लिए यहाँ नंबर कितना लिखे, 7, तो 7 से छोटा कोई भी नंबर पकड़ लो, जैसे मैं 3 ले लेता हूँ, तो वैक्स करने पर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए थी, कम, मटेरियल इंक्रीज हो रहा है मतलब मास इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लो नंबर ले लिया मैंने 3, तो 3 कम कर देता हूँ, ये बन जाएगा 502 हर्ट्स, और ये बन जाएगा 3 कम करने पर 516 हर्ट्स, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि वैक्स करने पर क्या होगा, बीट्स इंक्रीज करनी चाहिए, तो बीट्स इंक्रीज देखो, अब आपको चेक करना है इसको और इसको, इसको और इसको, तो देखो किस में बीट्स इंक्रीज हुई हैं, बीट्स लिखनी पड़ेंगी आपको ना। तो 512 और 502 इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10, ओके। और इस तरफ कितना होगा, इस तरफ आएगा 12 और 16, मतलब 4 बीट्स, तो बीट्स इंक्रीज होने चाहिए थे ना, तो इंक्रीज किसके साथ हुए, ये देखो 10, तो इसका मतलब आंसर इज 505। तो उम्मीद आप समझ गए हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आपने क्या करना था, आपने देखना है कि इसके और इसके बीच में बीट्स कितने बन रहे हैं, और इसके बीच में बीट्स कितने बन रहे हैं। यहाँ बीट बन रहे 512, और ये 10 बीट्स हो गए, और यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ आएंगे आपके पास 16 और 12 है ना, तो 4 बीट, मतलब 4 हर्ट्स, वैसे हर्ट्स लिखते हैं इनको, बीट्स भी फ्रीक्वेंसी होती है तो हर्ट्स लिखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था कि इंक्रीज होने चाहिए, तो देखो कौन सा इंक्रीज है, 512, पहले 7 थे ना, तो 7 से ज़्यादा क्या होगा, 7 से ज़्यादा मतलब 10 की, 7 से ज़्यादा 4, ऑब्वियसली 10, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ ये वाला, याद रखना ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर है। अननोन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 505 है। तो उम्मीद आप समझ आ गई आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वाले केस में बीट्स इंक्रीज हुए और इस वाले केस में डिक्रीज हुए। हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखा होता, तो डिक्रीज लिखा होता तो फिर ये आंसर था, ये मतलब 519 आंसर था। इंक्रीज लिखा है अभी, तो 10 हर्ट्स इंक्रीज ये हुआ है, इसलिए 505 आंसर है। एक और देख लेते हैं ऐसा। अब देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि फिर से वही फ्रीक्वेंसी है 512, तो आपने हमेशा इसको ऐसे लिखना है 512 हर्ट्स। बोले कि भाई ये 7 बीट बना रहा है किसके साथ, किसी अननोन के साथ, तो हमें नहीं पता ना, तो मैं लिख देता हूँ इसको, तो कितना हो गया,
7 बीट हैं तो +7 और -7, तो 512 + 7 इज 519 और 512 - 7 इज 505। ये लो 7 बीट्स, ठीक है ना। तो यहां तक तो आ ही गया। इसके बाद क्या करना था, अब बोला है कि जो अननोन ट्यूनिंग फोक है उसको ना फाइल कर दिया मतलब घिस दिया। घिसने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, याद रखना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी बीट्स दिए हुए ना पहले, उस उससे एक कम नंबर लो, तो फाइलिंग करने से क्या होता है, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है क्योंकि मास कम हो जाता है। फाइल मतलब घिस देना उसको, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके बीट का नंबर दिया हुआ है पहले से कि इतने बीट्स बन रहे हैं भाई, उससे कोई कम नंबर चूज कर लो, कोई भी चूज कर लो। मान लो मैं 5 चूज कर लेता हूँ, तो 5 इसमें से कम करने हैं ना, तो कम कर देते हैं। तो ये भी कम करना है, ये भी कम करना है। कितना कम करना है, 5, तो 5 कम कर दो। 519 - 5 इज 514 हर्ट्स, 505 - 5 इज 500 हर्ट्स। अब आपको मैच करना है इसको और नई वाली फ्रीक्वेंसी को, इसको और नई वाली फ्रीक्वेंसी को। तो देखो 512 और 514 में कितने बीट्स आए, 2 हर्ट्स का। 512 और 500 में कितने आए, 12 हर्ट्स का। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था किसके साथ इंक्रीज होंगे। तो देखो इंक्रीज कौन से हुए, 7 से 12 हो गए ना, तो यही इंक्रीज हुआ। तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला नहीं, ये वाला आंसर होगा। जो आप फर्स्ट टाइम बीट बनाने के बाद करोगे ना प्लस माइनस करने का, वो आंसर होता है, याद रहेगा। तो अभी बोला था इंक्रीज करने हैं इसलिए आंसर 505 आ गया है। अगर बोला होता कि इसके साथ भी डिक्रीज ही करने हैं तो फिर 519 आंसर होगा। बस इतना सा काम करना होता है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन ये था कि 512 हर्ट्स का एक ट्यूनिंग फोक है, वो 7 बीट्स बना रहा है किसी अननोन ट्यूनिंग फोक के साथ। तो हमें नहीं पता है इसलिए मैंने लिखा 7 प्लस भी कर दिया और 7 माइनस भी, तो 505 ये बन गया, 519 ये बन गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने खुद बोला था कि इसको वैक्स कर देना। वैक्स कर देने का मतलब है कि इसके ऊपर कुछ रख देना है। रख देने का मतलब है कि मास इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, जल्दी वाइब्रेट नहीं कर पाएगा ना। तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए डिक्रीज। तो डिक्रीज करने के लिए मैंने आपको बोला बीट से कोई भी छोटा वाला नंबर ले लो और वो इसमें से माइनस कर दो। आप इसकी जगह 2 भी कर सकते थे, 1 भी कर सकते थे, ठीक है। तो 505 में से 3 माइनस कर दिया तो आ गया 502। इसको ये भी तो कम होगी, सेम ही तो है, ये यही ट्यूनिंग फोक है वो जो निकालना है। तो दोनों में से कौन सा आंसर है हमें नहीं पता अभी, लेकिन हम दोनों को चला के ले जाएंगे आगे तक, ठीक है। तो 519 में से 3 कम किए तो 516 बच गया। अब क्या करना है, ये है 516, ये है 502, इसके बीट्स चेक करने जो नॉन ट्यूनिंग फोक था उसके साथ। तो देखो एक साइड 10 आ रहा है, एक साइड 4 आ रहा है। क्वेश्चन पूछा था कि इंक्रीज किसके साथ कर रहा है, तो 7 से 10 इंक्रीज हुआ कि 7 से 4 इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली 7 से 10 ही इंक्रीज हुआ, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ये 505। याद रखना आंसर वो होता है जो आप फर्स्ट टाइम लिखते हो ना बीट्स प्लस माइनस करने के बाद, उसमें से कोई आंसर होता है। कौन सा होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब कई बार उन्होंने खुद ही दे दिया होता है कि कितना इंक्रीज कर रहा है बीट्स या डिक्रीज कर रहा है, तो फिर आपने उनका नंबर ले लेना जो वो बोलेंगे, ठीक है। पर आप इससे कर सकते हो, आपको यहाँ नंबर देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए कि चलो 3 बीट्स बन रहे हैं, बताओ किसके साथ बन रहे हैं। तो आपने उसको देखना ही नहीं, आपने बस ये सोचना है कि पहले 7 थे अब 3 बन रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीज पूछा हुआ है कि डिक्रीज किसके साथ होंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखना वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका वेव्स वाला चैप्टर।